नमस्कार दगड़ियों, दीदी बोलियो और सभी दर्शकों थे। सबसे पहले आप शेयर कर दा वीडियो थे। और आज मैं छूँ बिरजू मयाल का नया घर में। और आज मेरे हाथ में आप देखो एक मावा एकता बिहार बड़ी फेमस जगह जगह की पहली मुर्दा घर थो, यानी कि जब कोई बच्चा बल मरता हो वह तो खरार था। लेकिन आज सरकार के द्वारा जो आंदोलन कर लू उनका जो अरमान छन वो तो खराब काम सरकार ने करी। और जो धरना में बैठ लो जरूर में वो तो सीधा एक तो ब्याह फेंकी जावन। ये बहुत सारा पत्रकार साथ चलाया हमारा और ये भी लगे लाइन पर। ये क्या लगे भाई पीछे मैं लगे लाइन पर तो थोड़ा साइड दिला। बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो मैं चाहूंगा थोड़ा मूड दिखा आप चल बैठा हमारे भाजी बहुत सा पत्रकार और बिरजू भाई। थोड़ा मैं तुम्हारा दोहराऊं भाई, मैं थोड़ा आसो तो बीच में जरा सा। बिरजू भाई ये लाया मैं आपके लिए उद्दा की माला ताकि आपको शक्ति मिले। और नवल भाई आप इसे भेंट करिए, चढ़ाए इसको। अब ये क्या करें इसका ये तो मुझे नहीं पता, पर बिरजू भाई को जो है ये माला पहले आप भेंट कर दो आप। और ये बद्रीनाथ की माला है। माला जो भगवान ये जो सल्टो भी एक बार दो ना चिंता नहीं कर। और ये एक बात हो मेरे दिमाग में कैमरा मैन साहब थोड़ा पीछे जाता हूँ, मेरी बात सुना दूंगा तब तुम बोल के जानता हूँ। एक नेगी जी को ये तो गीत याद है। कुडूंगुनी पूजी मैंने के डांडानी जोमी कुखैरी नी खाई भेजी ते माँ क्या लगोमी। वो आज आया हमारा भी पुनः गांव की ओर जान सो गांव की ओर। तब मैंने पर दुई लाइन बनाई के गाँव नी गयो मैं क्या क्या नहीं दिखाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब चलो सीधा भाई आपको दोहरा। और ये हमारे रणकोट जी, हमारे खली जी मजा देते खलवली, बहुत से हमारे पार संदेश हो रहा है खाते कलेश पहाड़ भारत और कई जगह न्यूज देता रहा। तो भाई जी अब ये कर ला ये मैं जगह नहीं मैं घोड़ा कर चलने कर दूँ ये जन पकड़ा कोई बात नहीं तुम ये खोखला पड़ता रहा तुम भाई। अब कैमरा मैन साहब मैम दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसा हमारा कैमरा मैन फिलहाल बेचारों ने कोई दिखो नहीं ये मुकुट दिखोला। भाई जी अब आप शुरू करा क्या चाहिए आपको मुद्दा, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में कहे ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल जी है ना। और दो शब्द में ज्यादा खाली कुछ कहते आप स्टार्टिंग तो ज्यादा बेहतर होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रतुड़ी जी। पुनः गांव की ओर जहां नहीं पहुंचे कोई और वहां पहुंचते हैं पुनः गांव की ओर। और रतुड़ी जी आपके 20 सार्थक प्रयासों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। और आज क्योंकि बिरजू मयाल जो कि एक युवा है रामनगर कोटा बाग के और लगातार सोशल मीडिया पर आप लोग उनको देख पा रहे हैं क्योंकि वो क्रांतिकारी युवा हैं। कभी उनकी बात में बहुत गंभीरता है और कभी बहुत हंसी ठिठोली के माध्यम से वो बहुत गंभीर बातें भी कहते हैं। और बिरजू मयाल ने कल से आज 48 घंटे हो गए हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। और उनकी जो मांग है जो हम लगातार उनसे पूछ ही रहे हैं क्या मांग है, उन्होंने कहा कि भाई पहले जो देहरादून की जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं या फिर पूरे प्रदेश की अव्यवस्थाएं चाहे वो पंचायती राज से संबंधित हो या फिर वन विभाग से संबंधित हो, क्योंकि वन विभाग के प्रति बिरजू मयाल की एक पीड़ा है। और उसमें सब लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी 3 साल की बेटी को बिरजू मयाल ने वन विभाग की लापरवाही से खोया है। 3 साल की बेटी की उनकी मौत हो गई क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों ने जिस सांप को पकड़ के बिरजू मयाल ले गए थे उस सांप को जो है ऐसे ही फिर से वापस वन विभाग ने छोड़ा और उसके बाद उन्होंने 3 साल की बेटी को खोया। एक ऐसा पिता भी हमारे पास यहाँ इस वक्त बैठा हुआ है जिसने अपने 3 साल की बिटिया को खो दिया, लेकिन वो दुख वो दर्द उसने आज तक अपने चेहरे पर कभी भी नहीं दिखाया। हमेशा वो हंसता खिलता हुआ जो है एक क्रांतिकारी रूप में आपको हमेशा दिखाई दिया। तो बिरजू मयाल उसका प्रतिरूप है। तो जब हमने पूछा कि बिरजू मयाल जी वास्तव में इन सब विभागों के प्रति आपकी जो है जो नाराजगी है उसको तो आपने कर लिया है, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है, तो बिरजू मयाल जी का भी कहना था कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरे पहाड़ मैदान को बांटने का एक प्रयास किया और उसके बाद आज जो है लगातार पूरे प्रदेश भर में बिरजू मयाल का जो आमरण अनशन है उसको देखा जा रहा है। वो इस तौर पर कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए और उस मांग को लेकर अब बिरजू मयाल यहाँ बैठे हुए, उनसे ही आगे हम जानेंगे क्या कुछ पूरा है। बिरजू मयाल जी क्या कुछ है, बहुत
लोगों ने आपको लगातार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, एक वायरल युवा हैं वहां के, और क्या है वास्तव में इस पूरी चीजों के पीछे? अब आप कह रहे हैं कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनके द्वारा जो लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है उसके खिलाफ जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए लोगों को बताइए, तमाम जनता आपको सुन रही है। जी, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी हमारे मीडिया बंधु आए हैं, जितने भी चैनल आए हैं, हमारे क्षेत्रीय चैनल, मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि आप आज से पहले बड़े बड़े कार्यालयों में जाते थे, आज से पहले आप किसी बड़ी मंत्री का आप बाइट लेते थे, आज आप झोपड़ी में आए हैं, आज आप झोपड़ी में आए हैं, आज आप शमशान घाट में आए हैं। ये शमशान घाट है जहां आप मुझे देश भर में लोगों को दिखा रहे हैं, वो शमशान घाट से अभी हम लाइव है। और जब मैंने सभी विभागों को देखा, मैंने अपना जीवन सफाई से लेकर स्टार्ट किया था, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे शहर की सफाई हो। लास्ट में आज रात को मैं सोया नहीं, मैंने जब निचोड़ निकाला कि आखिर में ये सफाई कौन करवाता है, तो मैंने देखा कि शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री खुद वो मंत्री जी हैं जिन्होंने उत्तराखंड को गाली दी, पहाड़ के लोगों को गाली दी, पहाड़ियों को गाली दी। आखिर फिर भी उत्तराखंड का युवा क्यों आज चुप है, मैं ये पूछना चाहता हूँ हर युवा से, क्यों चुप है? कुछ युवा तो जाग रहा है पर कुछ युवा चुप है। और मैं उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो ये अपराध किया है, और अगर आज चुप रहे आप, तो आने वाले दिनों में हो सकता है जो शंभू पासवान ऋषिकेश का इस टाइम मेयर है, जिसके ऊपर उन्होंने हाथ रखा और कहीं ना कहीं धांधली के अनुसार वो जीता हुआ है, कल के दिन क्या पता वो भी ऋषिकेश वालों को गाली देगा। मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जब एक मंत्री गाली दे सकता है तो वो मेयर क्यों नहीं, जो उसने खुद वो उसको चुना हुआ है? क्या पहाड़ का कोई व्यक्ति नहीं दिखा? हमारी पहचान पहाड़ से है, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है, हमारी पहचान इस पहाड़ में सभी वन्य प्राणियों से है। और उसने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ उत्तराखंड को गाली तो दी है, उसके साथ साथ हर एक पहाड़ी वर्ग को गाली दी है, इस पहाड़ को गाली दी है, हमारे हिमालय को गाली दी है, हमारे सभी मंदिरों को गाली दी है। उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे हम चुप बैठ सकते हैं? आज सत्यानाश कर रखा है उत्तराखंड का इन्होंने। सभी नगर निगमों में, सभी नगर पालिकाओं में बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रही। मैं देहरादून की बात करूं, पूरा देहरादून कूड़े के ढेर के अंबारों से भरा हुआ है। नदियों में कूड़े के ढेर के अंबार हैं, शहर में कूड़े के ढेर के अंबार हैं। जब यहाँ सफाई नहीं हो रही है तो उत्तराखंड के समस्त जिलों में जो नगर निगम, नगर पालिका है, उनमें कैसे सफाई हो रही? तो क्या कर रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल? क्यों उनसे सफाई नहीं करवा रहे हैं? आखिर में जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी बहुत कम है। कई नगर पालिका में, कई नगर निगमों में इन्होंने विस्तार कराए मत के चक्कर में कि हमारा प्रत्याशी जीते, भाजपा का प्रत्याशी जीते। इन्होंने उसमें विस्तार किया। जब विस्तार हो गया, जिस दिन विस्तार किया था, कर्मचारियों का विस्तार क्यों नहीं किया? क्या पहले के कर्मचारियों में, थोड़े से कर्मचारियों में क्या इतना बड़ा शहर साफ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उनको भी वेतन नहीं दिया जा रहा, वेतन नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारी बहुत कम है। कर्मचारी बढ़ाया जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए। जो हमारे शहर को साफ कर रहे हैं उनकी सैलरी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो खुश होकर कार्य को करे। कहीं ना कहीं वो भी अंदर से नाराज हैं, हम लोगों को गालियां दे रहे हैं। हमारे शहर को साफ करने में जिनका मेन हाथ है, उन कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ाई जाए और कर्मचारी भी बढ़ाए जाए, और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सारे पदों से बाहर किया जाए। मैं तो कहता हूँ उत्तराखंड से भी बाहर किया जाए। और जिन्होंने, जहां इन्होंने जिस मेयर के ऊपर हाथ रखा, आप मुझे एक बताइए, आज से पहले मैंने कहीं कभी नहीं देखा कि जब रिजल्ट निकल रहा हो किसी मेयर प्रत्याशी का, उस टाइम एक मंत्री जाके वहां बूथ के अंदर घुस जाए। ऐसा तो कभी मैंने नहीं देखा, ऐसा तो पहली बार हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो अंदर घुसे? क्या उन्होंने वहां पर जाके धांधली करवाई? क्या उन्होंने वहां पर जाके मेयर पद के जो प्रत्याशी थे शंभू पासवान, उनको जिताने के लिए क्या वहां पर गड़बड़ी हुई है? मैं कह सकता हूं हुई है। क्यों वो अंदर घुसे? क्यों वो अंदर दाखिल हुए? मेरी ये मांग भी है कि उनको तो पद से हटाया ही जाए। उनके साथ साथ मेयर का चुनाव ऋषिकेश आ रहे थे कि ऋषिकेश में जो लोग हैं पहाड़ी, उन्होंने ये गलती करी है वोट देकर। उन्होंने शंभू पासवान को बिल्कुल वोट नहीं दिया। अगर ये इस बात का सत्यता निकालनी है तो दोबारा चुनाव किया जाए, वहां पर शंभू पासवान को भी उठाया जाए और ईमानदारी से देखा जाए कि शंभू पासवान अगर दोबारा जीतेगा तो हम उसको सैल्यूट करेंगे, क्योंकि वो अनपढ़ है। मैं देख रहा हूँ कि वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उनको बोलना, ईश्वर बोलना नहीं आ रहा था। जिस व्यक्ति को ईश्वर बोलना नहीं आ रहा था, वो व्यक्ति कैसे मेयर बन गया? सोचने वाली बात है। ABCD नहीं जानता मेयर पद की। भाई, अगर यही घटना, जो एक अमर्यादित भाषा बोलने की जो घटना है, अगर यही घटना बंगाल में होती, तमिलनाडु में होती, मुंबई में होती, महाराष्ट्र में होती, तब क्या उसका असर होता? और वास्तव में
किस रूप में आप इसको देख रहे हैं पूर्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल थे उत्तराखंड के एक व्यक्ति जिनका नाम आप जानते होंगे, उन्होंने भी एक बार ऐसा ही किया था और उनको सीधे राज्यपाल से हटा दिया गया और महाराष्ट्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उसके बाद उनका उत्तराखंड में स्वागत हुआ, फूल की मालाएं डाली गई, आइए मंत्री जी, आइए मंत्री जी। आज क्यों नहीं प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ऐसा हो रहा है? जब महाराष्ट्र के लोग एकत्रित होके उत्तराखंड के व्यक्ति को बाहर कर सकते हैं। देखो, मर्यादा तो सबको मर्यादा नहीं लागनी चाहिए, अगर उन्होंने मर्यादा लागी तो उनके साथ बिल्कुल सही होगा। अच्छा बिरजू भाई, क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि इतने दिन हो गए और अभी तक जो है मंत्री ने माफी तक नहीं मांगी, सिर्फ खेद प्रकट किया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे खेद प्रकट करता हूं, लेकिन माफी फिर भी नहीं मांगी और भारतीय जनता पार्टी फिर भी चुपचाप जो है अपने मंत्री को जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है उनके खिलाफ। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है, उनका नाम भी मेरे से लिया नहीं जा रहा है, शायद अंदर से ही ये बात निकल चुकी है। उनके कई ठेकेदार जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहाड़ों में ठेकेदारी कर रहे हैं और वही जल जीवन मिशन आज जीरो है। पाइपलाइन गांव तक चली गई है पर पानी का पता नहीं है पूरे उत्तराखंड में। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जांच की जाए। वो सारे ठेकेदार मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बिहार से लाया हुआ है, राजस्थान से लाया हुआ है, हरियाणा से लाया हुआ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो जांच कीजिए। अगर ये मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नहीं निकले तो बिरजू मयाल अपना धरना अभी और इसी वक्त खत्म कर देगा। बिरजू भाई ने अभी जो है एक बात उठाई है जो जल जीवन मिशन की, क्योंकि उत्तरकाशी में कई मामलों पर जांच चल रही है जल जीवन मिशन की और पिथौरागढ़ में चल रही है, नैनीताल में कई जगह जांच चल रही है जल जीवन मिशन की। यानी कि हर घर नल तो है लेकिन जल नहीं है। इसको लेकर आप लगातार मांग करते रहे हैं इस बात को लेकर के। और बिरजू भाई, दूसरी बड़ी बात जो मैंने बात आपसे पूछी थी वो उसका उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से अभी तक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, मंत्री प्रेमचंद जो अग्रवाल हैं, इन पे एक बहुत बड़े आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं उनका हाथ है और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आरएसएस के ही कर कमलों द्वारा अपने कार्यों को कर रही है। इस बड़ी मजबूरी के कारण मंत्री पद को वो हटाना स्वीकार नहीं करते। दूसरा कि अगर भारतीय जनता पार्टी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कितना बड़ा नुकसान आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। 2027 में सीट गवा देंगे। 2027 में सीट पूरी गवा देंगे और शायद मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो शहरों में इनकी सीटें पहले आती थी, अब शहरों से ही इनकी सीटें गायब हो जाएंगी। पहाड़ तो भूल जाइए क्योंकि पहाड़ में तो इनका जीरो है। इन्होंने 1% भी पहाड़ के लोगों के लिए काम नहीं किया है किसी भी विभाग से। तो पहाड़ तो इस बार ये 2027 में भूल ही जाएं। और बात रही प्लेन्स की, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामनगर, ये भी सीटें जाने वाली हैं। अगर लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, योगी जैसे नेता हैं, इसलिए जो है वो फुल कॉन्फिडेंस हैं कि हम आसानी से जीत जाएंगे और फिर से वोट हमें मिल जाएगा। क्या कहेंगे? देखो, नरेंद्र मोदी जी तो इस टाइम खुद दूसरों के घुटनों के सहारे चल रहे हैं। उनका सहारा लेकर अब इलेक्शन लड़ना मेरे हिसाब से सही साबित नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अपने दम पे अब उस पद में नहीं खड़े हैं, बल्कि उनको सहारा दिया गया है। कहीं ना कहीं वो लाठी दी गई है। बाकी जो सांसद हैं उसके द्वारा वो आज प्रधानमंत्री पद पर खड़े हैं, तो उनका सहारा अब नहीं चलने वाला है। 2022 तक उनके नाम से जो ये जीत रहे थे, अब 2027 में वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। बिरजू भाई, एक तरफ जो है आप 48 घंटों से लगातार आमरण अनशन पर यहाँ बैठे हुए हैं, क्या कुछ आगे रहने वाला है? ये पूरी जो आपकी मुहिम है, पूरा जो आंदोलन है, क्योंकि आप जो है आप कह रहे हैं कि आप पहाड़ों की जो अस्मिता है उसको बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आप जो है पहाड़ को गाली देने वालों के खिलाफ यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अब ये आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ने वाला है और उन तमाम जो आपको लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर गॉसिप के माध्यम से भी जिन तक आपकी बातें पहुंच पा रही हैं, उन तक क्या कुछ संदेश आपका रहेगा? क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली? देखिए, ऐसा है, मैंने सभी बातों का मूल्यांकन किया। जो मेरे पास आरटीआई की रिपोर्टें आई हैं, जो उनमें ठेकेदारों के नाम आए हैं, वो सारे के सारे ठेकेदार बाहर के हैं, बिहार के। और वो सारे के सारे ठेकेदार जो वन विभाग का या फिर शिक्षा विभाग में हैं, जो बड़े पदों में बैठे हैं, डीएफओ हो गए या बड़े अधिकारी हो गए, वो सारे के सारे अधिकारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के लाए हुए हैं। ये मेरी रिपोर्ट में साफ निकल रहा है। इसका मतलब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक भ्रष्टाचारी नेता है और पूरे उत्तराखंड को उसने भ्रष्टाचार करके निगल दिया है।
सभी विभागों में उसका हाथ है, क्योंकि सारे ठेकेदार उसके हैं, तभी जाके इन्होंने सभी चीजों में प्राइवेटीकरण कर दिया है। प्राइवेटीकरण की एक बात बिरजू भाई आपने उठाई है। एक बड़ा मुद्दा और है कि उत्तराखंड के जो नौजवान हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा, एक तरह से उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार हो रहा है कि आउटसोर्सिंग जो कंपनियां हैं, यानी कि सरकारी नौकरी से हटा करके अब आउटसोर्स के माध्यम से उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी दी जा रही है। और दूसरा, वो आउटसोर्सिंग कंपनियां भी बाहर की हैं, उनसे पहले घूस ली जा रही है, उसके बाद उनको जो है नौकरी दी जाए। एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। देहरादून में ही कुछ डीटीसी जैसी बसें चल रही हैं, दिल्ली की तरह, आपने देखा होगा, जो बिल्कुल एसी वाली है। कई लोग उनको उत्तराखंड परिवहन की समझ रहे हैं, मैं भी समझ बैठा था। जब मैं कल ऋषिकेश से उसमें सफर करता हूँ तो वो डीटीसी की बसें नहीं है, वो खाली मशीन में टिकट तो निकाल रही हैं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि आपके बस में मैं बैठा हूँ, आपकी बस अगर कहीं पर ठुकती है तो मुझे मुआवजा मेरी पत्नी को, मेरे माता पिता को मिलेगा कितना? तो मुंह से जवाब नहीं निकलता है किसकी? मैंने कहा क्या ये उत्तराखंड परिवहन की है? बोला नहीं, ये मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के किसी राइट हैंडिंग वाले की बसें हैं। अच्छा, हाँ जी। और जो इस टाइम जिस व्यक्ति को उत्तराखंड के रोडवेज का जो इन्होंने अनुबंधित में रोडवेज दे दिया है, वो भी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का ही आदमी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सभी बातों की जांच हो। और जितने भी ठेकेदार ये बाहर से लाया जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार किए हैं, उन ठेकेदारों ने 1 रुपए का काम नहीं किया, सारे घोटाले किए, सारे अधिकारियों ने घोटाले किए, सब भ्रष्ट हैं। वो भ्रष्टाचार की जड़ प्रेमचंद अग्रवाल है। ये पहली बार है कि वास्तव में उत्तराखंड का एक युवा, भले ही उन्हें बहुत सारी आपको चीजें भी सुननी पड़ रही हैं फेसबुक, सोशल मीडिया पर, कई लोग कह रहे हैं कि बिरजू का कोई पुर्जा ढीला हो गया है, बिरजू जो है पागल हो गए हैं, इस तरह की तमाम बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनाई दे रही है। बिरजू भाई, तो किस तरह से इस रूप में देख रहे हैं कि एक तरफ आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, खुलकर विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो वास्तव में पहाड़ के ही रहने वाले लोग हैं और जो उत्तराखंड के ही रहने वाले लोग हैं, वो इस तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं? जी, पहाड़ वाले को अधिकार दिलाने के लिए मेरा, जो लोग मुझे पागल कह रहे हैं तो वो मुझे पागल नहीं, महापागल कहें। जो लोग मेरा पुर्जा हिला हुआ कह रहे हैं वो मेरा पुर्जा हिला हुआ नहीं, महापुर्जा हिला हुआ कहें, ये वो मुझे कहें। भाई, लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि भाई बिरजू मनमौजी हैं और एक तरह से पहाड़ का फौजी भी बिरजू है। भले ही वो आर्मी से डायरेक्ट संबंध न हो, लेकिन कहीं न कहीं एक फौजी की तरह भूमिका में है कि रामनगर कोटाबाग से लेकर के और देहरादून राजधानी तक की जो यात्रा और तमाम विभागों में आप लोग जो जा रहे हैं, उसको लेकर के आप मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के युवा जो विभिन्न दलों में इस समय जुड़े हुए हैं, तमाम जगह जुड़े हुए हैं, और कई युवा जो अभी इस पर अपनी आवाज नहीं उठा रहे, चाहे वो भू कानून हो, मूल निवास हो, चाहे वो उत्तराखंड के भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत हो, उनको लेकर क्या कहें? ये बात मैं कई सालों पहले कह चुका हूँ कि हमारा उत्तराखंड का हर घर का सैनिक आज बॉर्डर पर खड़ा है और बॉर्डर से हमारे देश को सुरक्षित कर रहा है। मैं उसको सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हमारे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जो राज्य के अंदर है, वो राज्य की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति मेरे नजरों में सैनिक है। जिस प्रकार वो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है, तो हमारा काम है कि हम राज्य की सुरक्षा करें, चाहे हमें किसी भी हद में जाना पड़े। बिरजू भाई, मौसम भी कहीं बदल रहा है, कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ आपकी बात जो है, आपकी बात जो, आपकी आवाज, आपका जो एक क्रांति घोष है, कहीं न कहीं वो गूंज रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तंबू जहाँ मुझे पुलिस वालों ने बैठाया है, कहीं ये उड़ के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के घर के ऊपर ना पहुंच जाए, फिर ऐसा ना हो कि मुझे उसको पकड़ के मुख्यमंत्री के पास पहुंचाना पड़े, ये लो जी इनको बाहर कर दो। आप भी अपना सवाल कोई पूछिए, और तमाम मीडिया के जो हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रतूड़ी जी, और कोई सवाल आपके? ये था कि जो लोग पागल कह रहे हैं, वो लगता है वो हिले भी नहीं, उनका पूरा कुनबा हिला हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि आपके आने से मुझे तो लग रहा है कि पूर्व में एक रिजॉर्ट की मालकिन ने मुझे पागल कहा था, मेरी आईडी छीन के तोड़ दी थी। एक रिजॉर्ट है मोहान में, और वो मैडम मेरे पीछे एक गाड़ी भेजती हैं। जब रामनगर की ओर में निकल रहा था तो मैडम मेरे पीछे एक गाड़ी भेजती हैं, एक व्यक्ति को भेजती हैं, वो मुझे मेरी गाड़ी को नहीं, उसके पास फोर व्हीलर थी, मैं सिंगल स्कूटी में चल रहा था, मेरी गाड़ी को वो नहीं पकड़ पाता है, रामनगर आके पकड़ता है, क्योंकि मेरी गाड़ी भी 85 से 90 की स्पीड चलती है। और उसके बाद हम रामनगर पहुंचता हूँ, मेरी गाड़ी के आगे लगाते हैं, मैडम कह रही है 1 लाख रुपए दे दूंगी, जल्दी आ जाऊँ। मैंने कहा 1 लाख नहीं, मैडम 10 लाख भी देगी, मैं नहीं लूंगा। और मैडम 10 दिन बाद खुद पागल हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाती है। मतलब पागल करने वाला किसी को पागल भी कर सकता है। और ये तूफान गवाह है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, वो ऊपर वाला आप कह रहे हैं कि प्रकृति भी न्याय करती है, आप ये कह रहे हैं प्रकृति का न्याय। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो होकर रहेगा।
आप सभी को पता है और हो भी रहा है, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो उत्तराखंड जिस कदर बर्बाद हुआ है, शायद एक बड़ी प्रलय के नीचे हम खड़े हैं। बिरजू भाई, आप कह रहे परिवर्तन नहीं हुआ, ये परिवर्तन ही तो है। आप देखिए खनन के चलते आज जो मौसम का बदलना हो, फूलों का 3 माह पहले खिलना हो, या आपस में आज आपको आभार मिलना हो, तो क्या कहेंगे आप? इनके कामों का फल निकला, इनके गलत कामों का ये फल निकला, इनके भ्रष्टाचार का ये फल निकला कि जो ठंड दिसंबर लास्ट और जनवरी के फट पड़ने चाहिए थी वो मार्च में पड़ रही है, जो फूल जब खिलने चाहिए वो नहीं खिल रहे हैं, जो बारिश जब होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, जो आंधी तूफान जब आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, प्रकृति के नियमों को बदलने का काम किया है। आज प्रकृति के नियमों को बदलकर प्रकृति में रह रहे लोगों के साथ इन्होंने छल किया है, अन्याय किया है। प्रकृति इनको नहीं छोड़ेगी। बिरजू भाई, एक सवाल है कि वास्तव में कई युवा जो है क्रांतिकारी विचार तो रखते हैं, डर रहता है, और बिरजू का डर कहीं न कहीं खत्म हो गया है। 3 बार जेल जा चुके हैं, तमाम जेल यात्राएं आप कर चुके हैं। अब क्या कहेंगे कि वास्तव में ये डर के आगे जीत है क्या? मेरे जीवन में जो भी बात मेरे साथ हुई, मैंने उसमें गांड बांध ली कि मैं ये दूसरे के साथ नहीं हुई। एक कांस्टेबल विनीत चौहान जो कोटाबाग में कार्यरत थे, उन्होंने मुझे लगातार 7 थप्पड़ मारे, मुझे उस बात का कोई भी बुरा नहीं लगा। पर मेरी बीवी जब बीच बचाव में आई तो उस कांस्टेबल ने मेरी बीवी को एक थप्पड़ मारते हुए नीचे गिरा दिया। उस दिन से ये कलयुग की महाभारत की शुरुआत हुई, क्योंकि मुझे मारा कोई दिक्कत नहीं, मेरी बीवी को मारा, मेरी धर्मपत्नी को मारा, मातृशक्ति को मारा। अगर मेरी पत्नी मातृशक्ति है तो इस उत्तराखंड में सभी बहनें मातृशक्ति है। जिस प्रकार मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं देख सकता, उसी प्रकार किसी भी घर में बैठी हुई किसी स्त्री के साथ गलत नहीं देख सकता। एक बात और है बिरजू भाई, इसी बात से एक सवाल जरूर आता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड पूरे उत्तराखंड में हुआ और बहुत ही चर्चित हत्याकांड रहा। बहुत दिनों तक इसकी गूंज लगातार जो है उत्तराखंड में सुनाई देती रही। इसी तरह से जो अब क्योंकि धीरे धीरे लोग भूल गए और वापस अपने घरों की तरफ चले गए, फिर से एक लड़ाई जो लगातार अभी सड़कों पर चल रही है मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ, क्या इस लड़ाई का भी हश्र वही रहने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कुछ होना चाहिए? मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तो हटाए जाएंगे और ऋषिकेश में मेयर का चुनाव भी दोबारा होगा। 2 काम तो पक्का होंगे। तीसरा काम ये होगा कि 2027 के बाद अंकिता हत्याकांड में जो लोग दोषी थे वो जेल जाएंगे और जो लोग उनके साथ खड़े थे वो भी जेल जाएंगे। ये मेरा वादा है। वीआईपी का खुलासा भी हो जाएगा, उस वीआईपी का भी खुलासा हो जाएगा और जो लोग उसमें लिप्त थे वो सोच रहे होंगे हम बच गए हैं। मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आप बचे नहीं हो, आपका दामन नहीं बचा है। जब तक बिरजू मयाल जिंदा है आप अपने दामन को कहीं नहीं बचा सकते। आप सऊदी अरब में जाके बैठ जाओ, आप किसी भी देश में जाके बैठ जाओ, मैं आपको प्लेन से वापस लेकर आऊंगा। ये मेरा वादा है। आप कभी कभी कहते हैं कि आपके भीतर जो है कुछ शक्तियां भी मौजूद हैं, जो आप भविष्यवाणी भी कई बार करते हैं और वो कई बार आप बाद में बताते हैं कि वो भविष्यवाणी बिल्कुल सफल साबित हुई है। इसका राज क्या है? कौन सी वो शक्ति है? कैसे ये शक्ति जो है आपकी जागृत हुई है? लोग मेरे पास हाथ दिखाने भी आते हैं और मैं हाथ उनके देखता हूँ जिसका घर गाय के गोबर से लिपा होता है, जिसके घर में गाय पाली होती है, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। आज लोग मैं देख रहा हूँ मंदिर में गाय और बैल को तो पूज रहे हैं, पर घर में उनके खुद की भैंस है। भैंस को भी रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक जीवन है, पर भैंस के साथ साथ एक गाय भी रखो। आज तुम्हारे घर में जो दुविधाएं चल रही हैं, आप कह रहे हैं हमारा देवता खराब हो गया। अरे देवता भी कभी खराब होता है? वो क्या दही है जो खराब हो जाएगा? वो क्या दूध है जो फट जाएगा? देवता खराब नहीं हुए, वो आपके कुछ चीजों जो सही नहीं हो रहे हैं उनके प्रति वो नाराज हैं। एक गाय आपको घर में रखनी चाहिए जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और दूसरी बात, कुछ लोग गाय का दूध पी के उसको जंगल खदेड़ दे रहे हैं, उसके बाद उसके कान से वो टैग निकाल दे रहे हैं, ब्लड भी निकल रहा है, कितना दर्द होता है उसको। वो गाय जो उनको दे गई थी, जो वो उनको श्राप दे गई थी, वो श्राप आज पहाड़ियों को लग रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। एक गाय जरूर पालें और जिस गाय का दूध आप पी रहे हैं, अगर आप उसको नहीं पाल सकते हैं, अगर वो बाकड़ी हो गई है, तो किसी गौशाले जाकर उसको छोड़ दें। वहाँ पर जो 5,000 रुपए 4,000 रुपए लगता है उसको आप दें और उसके साथ साथ हर महीने वहाँ पर जाएं कि क्या मेरी गाय सुरक्षित है, उसके लिए कुछ लेके जाएं, उसका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और आपको ये भी पता रहेगा कि गौशाले वाले ने आपकी गाय रखी है या नहीं रखी है। तो बिरजू, ये माना जाए कि बिरजू भाई जो है आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तमाम चीजों के जो है एक तरह से विश्लेषण आप करते हैं, सभी विषयों पर आप लगातार बातचीत करते हैं, इसीलिए आपको समझना मुश्किल ही नहीं, थोड़ा नामुमकिन भी लोगों के लिए रहता है कई बार। इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि वास्तव में बिरजू का रूप क्या है। आप कहते हैं कि बिरजू मयाल छलिया है, रावण जी छलिया। कभी कहते हैं आप मैं रावण हूँ,
देखिए, रावण बिरजू महल ऐसा क्यों कहता है, उसका भी मैं आज खुलासा कर देता हूँ। कहीं ना कहीं रावण एक जगह बैठा हुआ है जो इस उत्तराखंड को बर्बाद कर रहा है। जिस दिन बिरजू महल उस बात को खत्म करेगा, समझ लो उस दिन उस रावण का अंत होगा। रावण बिरजू महल नहीं है, रावण तो वो कोई और बैठा है। वो शक्ति है कोई। हाँ, वो कोई शक्ति है। पहले तो रावण जंगलों में घूमता था, आज जंगलों में तो पेड़ काट दिए, कुछ ना है वहाँ। तो वन्य जीव घूमना पसंद नहीं कर रहा है, वहाँ रावण कैसे घूम सकता है? वो रावण तो अब शहरों में पहुंच गया है, वो शहरों में घूम रहा है। तो उसका सामने लाना में अभी बहुत टाइम है, उसको लाया भी जाएगा। देखेंगे अब हमारा ये उड़ने वाला है ये सारा पांडाल उड़ने वाला है। पुलिस को बताना पड़ेगा कि हमें कहीं और उड़ गया, देखो सारा उड़ गया। एक सवाल दूंगा, और पत्रकार साथी भाई बहनें हमारी हैं, कोई पूछना चाहे पूछ सकती है। मेरा सवाल ये है, आज तक गाँव में तो फेमस है को बिरजू छिया जगह छिमक मगर छिमक, तब फेमस हुए बिरजू माया, और अब बिरजू बाबा बनी। आज मैं रुद्राक्ष दिली, ठीक है, और आज कुछ नहीं कराने मैं तो लग रही हूँ। आज बिरजू बाबा नहीं, बिरजू करा बवाल आज से हो गया बिरजू। अब मेरा छलिया बनने का कारण क्या है, मैं ये भी बताता हूँ। क्योंकि मैं अब आज तक मेरे फॉलोवर नहीं समझ पाए कि बिरजू महल कॉमेडियन है या क्रांतिकारी है। और मेरे दो प्रकार के फॉलोवर हैं, और दोनों इंतजार कर रहे हैं कि अगली वीडियो कॉमेडी आएगी या क्रांति आएगी। तो दोनों फंसे हुए हैं। तो मेरी कहीं बीच में तो नहीं है कॉमेडी। अच्छा, हाँ, तो एक दीदी कह रही है कि आदि में जिंदगी मंगल हो न हो, आदि में जिंदगी मंगल हो न हो, श्रेणी गौ में द्वि मंगलसूत्र जरूर हों। जब आदमी एक है तो गले में श्रेणी के दो मंगलसूत्र क्या कर रहे हैं? एक आदमी तो एक ही मंगलसूत्र इसका मतलब ये है, अब कोई बहन किसी बारात में जा रही है, वहाँ देख रही है कि यार वो तो दिल्ली से कोई बहन आई हुई है, वो दिल्ली की रहने वाली है, उसने 3 मंगलसूत्र पहने हुए हैं। अब वो घर आके अपने पति को, शाम को उसका पति अगर मोमो के ठेले में काम करता है तो पति गलती से उसके सामने पैसे गिन लेता है, ऐसे करके 1 नोट 2 नोट 10,000 रुपए हो गए जी आज के। तो पत्नी कहती है, आज मैं शेरुआ शहर देखी, मतलब शेरुआ की मैंने बीवी देखी, उसके गले में 3 मंगलसूत्र लटके थे। तो आप मेरे लिए, हे प्रभु, हे पतिदेव, आप मेरे लिए तीसरा मंगलसूत्र कब बनाएंगे? तो पैसे हाथ में होते हैं तो छट छीन देती है। अब मैं अपने लिए खुद मंगलसूत्र बना दूंगी। तो हम लोग आज अगर पीछे हो रहे हैं तो उसका कारण यह है कि हमारे कहीं ना कहीं शान शौकत चीजें बढ़ गई हैं, कहीं पर हमारा पैसा आ रहा है। एक आप देखेंगे, एक लहंगा जो होता है उसको एक ही बारात में पहनने के बाद छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगली वीडियो में नहीं आनी चाहिए इंस्टाग्राम की, एक ही वीडियो में अच्छी लगेगी। और आदमी बेचारा हर बारात में एक ही जेंट्स और एक ही कोट लेके घूम रहा है। आप सोचिए, एक जो बहन है वो डीजे में डांस कर रही है बारात में, और उसका आदमी बेचारा 2 बच्चों को लेके बैठा है ऐसे करके, उसे खाना भी नहीं खाया, वो अपनी बीवी का डांस देख रहा है। ये अपने बीवी का डांस देख रहा है, हाय लहंगा, हाय लहंगा, हाय लहंगा। अब थोड़ी देर में बीवी वापस आती है, हाय तुम अभी यही हो, तुम गए नहीं, तुमने बहन नहीं निकाली, तुमने शाम की सब्जी नहीं काटी। तो वो कहता मैंने तो खाना भी नहीं खाया भी तो खाओ खाना फटाफट और घर पहुंचो। तो आज कहीं ना कहीं तो ये छलिया रूप है। हाँ, ये छलिया रूप है। कहीं ना कहीं आज पुरुष दुविधा में है, कहीं ना पुरुष आज दुविधा में है, और पुरुष की गिनती मेरे हिसाब से आज कहीं ना कहीं बहुत कम रूप में हो रही है। आज किसी पार्टी का भी कहीं पर कोई मंच लग रहा है भाजपा का, तो वहाँ खाली महिलाओं को बुलाया जा रहा है, पुरुषों से तो कोई मतलब ही नहीं। ये बड़ा सवाल है। हाँ, उसको सिर्फ वोट देने बुलाया जाता है। अब जब हमारी बीबी या किसी की बहन वहाँ पर जाती है वो सिर्फ पन्ना प्रमुख है, वो कभी नहीं पूछती है कि हमारे गांव में रोड कब बनेगी, हमारे गांव में डॉक्टर कब आएंगे, हमारे गांव में स्कूल सही नहीं है, टीचर कब आएंगे, प्रधानाचार्य स्कूल नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक सेल्फी ले रही है अपनी नई साड़ी में, फिर घर जाके डाल दे रही है। पति नाराज हो जा रहा है, अरे किस मंत्री के साथ फोटो डाल दी, तो तीसरे दिन पता लग रहा है तलाक भी हो गया। बिरजू भाई, लेकिन कुछ महिलाएं मातृशक्ति हमारी ऐसी भी जो सड़कों पर आह्वान कर रही है, पिटने को तैयार है बिल्कुल। और यहाँ भी तो ऐसे वो नगण्य है जो मेले में जाती है, पत्रकार हमारी साथी, लड़ने को बहुत तैयार। अगर अंकिता बहन को न्याय मिला होता तो मैं किसी भी महिला के ऊपर अंगुली नहीं उठाता। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सभी महिलाएं रोड पर क्यों नहीं आई? सही। आज भी टाइम है कि सभी महिलाएं अपनी मातृशक्ति, अपनी उस बहन को बचाने के लिए रोड पर निकल जाए। अभी देर नहीं हुई है। अभी भी अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, उस केस को क्यों दबाया जा रहा है? उस केस के सभी जिसमें दोषी हैं उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? मैं तो कह रहा हूँ जेल भेजने के बजाय उनको जनता को सौंप दिया जाए और जनता के सामने
खुद अधिकारी फैसला करे कि क्या उनके साथ फैसला होना है, और उत्तराखंड में एक इतिहास लिखा जाए कि किसी बहन के साथ ऐसा होगा तो उसके साथ सरकार क्या करेगी। गंभीर सवाल। फिर भी जो लोग सड़कों में आज संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी बहुत बड़ी मातृशक्ति हमारे साथ में है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जब तक हर घर की मातृशक्ति रोड पर नहीं आ जाती तब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलने वाला है। अच्छा, आप में से कोई पत्रकार भाई बहन कोई हमारी बहुत बहनें यहाँ पे हैं, कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, पूछेगा आप, पूछे बेटे, पूछेगा आप। आइए, युवा कोई है, सवाल। आपके विचार कुछ और होंगे, रोज आप पूछिए। आपने प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के लिए बोला, जैसे मीडिया के लिए जब संबोधित कर रहे थे पार्टी अध्यक्ष, तो उन्होंने बोला कि अगर जो भी इस पर बयान देगा उसके खिलाफ कंप्लेन की जाएगी। Good, इस very पर good. आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसने कहा? महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट ने महेंद्र कहा था। भट्ट। तो इसका मतलब महेंद्र भट्ट को भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जितना जिम्मेदार प्रेमचंद अग्रवाल है उतना ही जिम्मेदार महेंद्र भट्ट भी है। अगर इसका भट्ट ने मतलब कहा है, अगर वो गाली देने वाले को हमने सपोर्ट कहा कर रहा है तो इसका मतलब वो भी गालीबाज है। इसका मतलब कल के दिन महेंद्र भट्ट भी गाली देगा। क्या वो पहाड़ी है महेंद्र भट्ट? तो क्या ये वो भूल गया कि मतलब मैं पहाड़ी हूँ और पहाड़ियों को गाली मिल रही है? जो आदमी उस आदमी को सपोर्ट कर रहा है जो पहाड़ को गाली दे रहा है, पहाड़ के लोगों को गाली दे रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी उसके पद से हटाना चाहिए। उसको भी भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता दिखाए, नहीं तो जनता 2027 में इस बात का जवाब पार्टी को देगी। और बिरजू भाई, यदि फिर भी इसके बावजूद भी इतना सब कुछ आंदोलन चल रहा है, इसके बावजूद को नहीं हटाया गया, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? क्या कुछ इस तरह का आंदोलन आगे बढ़ने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहले तो 2027 में अगर इन्होंने नहीं हटाया तो 2027 में इनको पूरा उत्तराखंड जवाब देने वाला है। इसको फिर हमारे उत्तराखंड के लोग गालीबाजों की पार्टी कहेंगे कि ये पहाड़ के लोगों का मत लेकर पहाड़ के लोगों को ही गाली दे रहे हैं। ऐसा प्रश्न एक सामने आएगा अगर इनको नहीं हटाते हैं तो। अब बात रही मेरी, तो मेरा धरना तब तक चालू रहेगा जब तक मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को नहीं हटाया जाता, जब तक मेयर के चुनाव ऋषिकेश के दोबारा नहीं कराए जाते, क्योंकि उसमें धांधली हुई है, ये पक्की बात है। आज उत्तराखंड की संस्कृति बचाओ, संस्कार बचाओ के लोग बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन इस बार जब भू कानून जो मांगा गया, उसके बाद भू कानून साइड करके जो होना चाहिए वो नहीं था, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप, क्या बोलेंगे आप? लिविंग रिलेशनशिप मेरे हिसाब से गलत है। उसके नियम अगर आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ाई नहीं, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि बाकी जो भ्रष्टाचार थे उनको खोलते खोलते मेरे को इस लिविंग रिलेशनशिप, मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती, लिव हूँ बोला लिविंग हूँ नहीं जाना। लिव इन रिलेशनशिप मतलब रिश्तों में रहो। पहले भी था कि अपने रिश्तेदार भाई बहन मिलजुल के रहो, पहले ऐसा था। पर अब क्या हो गया, वो भी छोरा छोरी में अपना अनुमति लो माँ बाप से, और इकट्ठे रह लिया तुम। ये है तो मैंने तो मंदिर में शादी कर रखी, मेरा क्या होगा दादी? और तुम्हें तो अपने माला पहना के मंदिर जाना पड़ेगा लगता है मेरे को। ना ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो मंदिर में शादी कर रखी है, माता गंगा को साक्षी मानकर और माता गर्जिया देवी को साक्षी मानकर। मैं तो कोर्ट मैरिज करने वाला नहीं हूँ। भू कानून को लेकर क्या कहेंगे? जो कुछ होना धरती माता पे होना है। जब पेड़ उगेगा, हम खड़े होंगे, हमें नौकरी मिलेगी, हमारे घर बार बचेंगे, और जब हमारी जमीन खिसक जाएगी तो भू कानून पे क्या कहेंगे आप? इन्होंने एक दूसरा भू कानून जो उत्तराखंड के हक में नहीं है उसको थोप दिया है उत्तराखंडियों के ऊपर। कहीं ना कहीं 2027 से 1.5 साल पहले ही ये भू कानून इन्होंने लागू किया है। इसका मतलब इनको डर था कि 2027 में कहीं हमारी सरकार ना चले जाए। इस डर के मारे इन्होंने भू कानून बिल्कुल खाली ऐसे गोलमोल हमारे ऊपर थोप दिया है। 2027 के चुनाव के चक्कर में ये भू कानून लागू हुआ है, नहीं तो ये करते ही नहीं। मुझे तो शक है कि 2027 में इनकी सरकार आई तो इस भू कानून को भी हटा देंगे। इसमें नगर निगम अभी भी पहले की तरह ही छोड़ा गया है, और भू नगर निगम हो गया, हरिद्वार जिला हो गया हमारा, और उधम सिंह नगर हो गया, 2 जिले छोड़ हो गए, नगर पालिका हो गई, सब छूटे हुए हैं ये। पंचायत। कोई पत्रकार भाई बहन किसी और सवालों में बात में मत करना। रणकोट जी कुछ कहेंगे? सीताराम रणकोट जो कि लगातार सामाजिक कार्यकर्ता है और जन जन की आवाज उठाते थे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, हमारे उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे उत्तराखंड का एक व्यक्ति धरने पे बैठा हुआ है। आज मेरे को लग रहा है कुछ खतरनाक होने वाला है ना? एक आज व्यक्ति हमारा धरना पर बैठा नहीं कहाँ जाएगा ये बाहर से। और हमारे शासन प्रशासन के जितने लोग हैं सब सोए हुए हैं। इतनी आवाज उत्तराखंड में मेरे ख्याल से आपको इस समय हजारों दर्शक देख रहे हैं, और 1 घंटे के व्यू कम से कम 3 से 4 लाख देख रहे हैं सभी पत्रकारों के। क्या सरकार नहीं देख रही है? क्या धामी जी नहीं देख रहे हैं? क्या हमारे आदरणीय मोदी जी नहीं देख रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, मोदी जी, धामी जी तो सुनने रहे हैं, और जितने भी हमारे
ये संगठन के हैं, आरएसएस के हैं। आने वाला 2027 बहुत बुरा होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस को संपूर्ण भारतवर्ष में घमंड और अहंकार हो गया था और उन्होंने आदरणीय वाजपेयी जी का अनादर किया था, जब वाजपेयी जी कुछ महीने के लिए प्रधानमंत्री देश के बने थे, सिर्फ 13 दिन के लिए। और उस समय आदरणीय जो हमारे स्वर्गीय हो चुके हैं वाजपेयी जी, उन्होंने एक बात कही थी कि एक समय आएगा हम सत्ता में होंगे और तुम रोओगे। तो वो बात सिद्ध हुई है। और हमने भी अपने 2012 में पोस्ट डाली थी, एक कांग्रेस के लिए डाली थी कि इतना अहंकार आपके लिए शोभा नहीं देता है। आने वाले टाइम में हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। और मोदी जी, हमने अभी आपको 30% 40% नकारा है। दिल में आप बसते हैं, हमारे राष्ट्र के लिए हम समर्पित हैं। लेकिन जहां उत्तराखंड में हमारे उत्तराखंडियों का अपमान हो रहा है, वहां पे धामी सरकार चुप है। हमारी जो अध्यक्ष हैं विधानसभा की रितु खंडूड़ी जी, वो हमारे जो इष्ट हैं भगवान बद्रीनाथ, उस विधायक को बुटोला जी को, लखपत सिंह बुटोला जी को चुप करा देते हैं। अब चाहे वो कांग्रेस के हैं, लेकिन लखपत बुटोला ने अच्छा बोला तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस का अगर कोई व्यक्ति अच्छा भी बोले तो हम उसका विरोध। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर बीजेपी वाले हो गुण। अभी आपने देखा होगा अंकिता वाला जैसे अभी मुद्दा चल रहा है, मुझे अंकिता के रैली में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी की एक भी महिला कार्यकारिणी की सदस्य 3 साल 4 साल हो गए, उसकी माता का भी देहांत हो चुका है ना, अंकिता की दादी का देहांत हो चुका है। क्षमा चाहता हूं, दादी का देहांत हो चुका है। तो क्या उस क्षेत्र के जो लोग थे, क्या वो बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे? क्या अगर बीजेपी की किसी महिला के साथ ऐसी घटना हो गई, क्या तब और महिलाएं नहीं आएंगी? या किसी विधायक की बेटी के साथ ऐसी घटना हो गई, या विधायक की बीवी के साथ ऐसी घटना हो गई, क्या तब वो नहीं आएंगे? क्या वो बीजेपी कांग्रेस करते रहेंगे? तब तो ये सदन में आग लगा देंगे कि हमारे साथ ऐसी घटना हो गई। धामी जी, ध्यान से सुनना, आप बहुत लोग देख रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की पीड़ा है ये। हमारे बिरजू मयाल भाई हंसी में भी बोलते हैं और मैं परशुराम के रूप में बोलता हूं, ठीक है ना कहीं उत्तराखंड के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। और वो आंदोलन अगर यहां से उत्तराखंड से शुरू होता है तो देख लेना कहीं ना कहीं 2027 और जो ये लोकसभा के इलेक्शन होंगे मोदी जी 29 में, आपको भी यहां से सीटें नहीं मिलेंगी, याद रखना। अभी हम लोग मोदी जी और योगी जी के लिए समर्पित हैं। ऐसे नहीं कि मोदी जी ने कुत्ते को खड़ा उठा दिया तो हम कुत्ते को वोट दे देंगे। ये कौन सा तरीका हुआ कि मोदी जी के नाम पे वोट दो, मोदी जी के नाम पे वोट दो? ऋषिकेश का चुनाव देख लो आप लोग, पूरे उत्तराखंड में सबकी नजर थी ऋषिकेश के चुनाव पर। वहां रात को मैं अपने 4:30 बजे लाइव में कह रहा हूं कि 6:30 बजे लाइट काट दी जाएगी, उसके बाद यहां पीएससी लग जाएगी, अधिकारी आ जाएंगे, यहां लाठीचार्ज होगा। और वही हुआ। मैंने यह भी कहा था कि ये काउंटिंग अगर 12 बजे के बाद खत्म होगी, 1-2 बजे तक जाएगी तो कालनेमी राक्षस यहां हावी हो जाएंगे और ये मास्टर को नहीं जीतने देंगे। मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था। उसके बाद वही होता है, लाठीचार्ज हो जाती है, लाइट चली जाती है, आधे घंटे के लिए लाइट गुल। अरे क्या सीन है ये? आखिर हमारे डीएम साहब को और एसएसपी साहब को ऐसा कौन सा दबाव था इन अधिकारियों का? उन जैसे इतने बड़े जिले को छोड़ के उन्हें ऋषिकेश जाना पड़ा, जहां मात्र 60,000 वोट थे और यहां 4 लाख थे। आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी? किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मेरे संघ से और संगठन के जितने भी हैं पदाधिकारी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप धामी जी पे और मोदी जी पे दबाव बनाइए कि हमारे उत्तराखंड को जिसने गाली दी है, आप उसे मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें। अन्यथा आप भी अपनी पार्टी के लिए महाप्रलय देखने के लिए तैयार रहें। धामी जी, मैंने आपके लिए 2022 में घोषणा की थी, जब आप चुनाव मैदान में उतरे थे। मैंने लिखा था अपनी पोस्ट पे कि धामी जी चुनाव नहीं जीतेंगे, धामी जी चुनाव हारेंगे। फिर मेरे माननीय सुबोध भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने ऐसे कैसे लिखा उनके लिए। फिर मुझे वो पोस्ट हाइड करनी पड़ी थी, छुपानी पड़ी थी अपनी पोस्ट में। मेरा आज भी सेव है वो पोस्ट। लेकिन फिर धामी जी को चुनाव हारने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जिस जनता ने उनको नकारा, उसी जनता के मत्थे धामी जी को थोप दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं धामी जी गलत रहे होंगे ना, जो उनको जनता ने नकारा वहां से। तो धामी जी, आप दोबारा ये गलती ना करें। हमारे युवा विधायक है विनोद कंडारी देवप्रयाग से,
उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या आप उत्तराखंडी नहीं हो? सुबोध भाई, आपने कुछ नहीं कहा। क्या आप उत्तराखंडी नहीं हो? क्या श्रीनगर का धन सिंह उत्तराखंडी नहीं है? क्या हमारी आशा दीदी उत्तराखंडी नहीं है? क्या अनिल नौटियाल जी आप उत्तराखंडी नहीं है? क्या हमारे पौड़ी के विधायक उत्तराखंडी नहीं है? क्या हमारे भरत सिंह चौधरी जी उत्तराखंडी नहीं है? कितने विधायकों के नाम लूं बताओ आप में? जितने हमारे आते हैं, चाहे वो कुमाऊं से हो या उत्तराखंड से हो, यहां हमारे गढ़वाल से हो, 2 जोन तो बनाए रखे हैं, तीसरा फिर इन्होंने पैदा कर दिया था। भाई जी कौन सा जोन बना रहे थे? गैरसैंण। और अभी आप एक बात याद रखना, मेरा तो मुंह खराब है बहुत ज्यादा, आप मेरे वीडियो भी देखते होंगे, तो मैं तो वहां सीधा यही बोलता हूं कि इनके लिए चमड़े का रखा हुआ है। आप एक चीज नोट करना, जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती है और कांग्रेस सत्ता में होती है, तब बीजेपी के झंडा डंडा लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि गैरसैंण राजधानी बनाओ। और अभी जब फुल बहुमत से सत्ता में है बीजेपी, तो गैरसैंण में राजधानी क्यों नहीं बन रही है? क्या हमारे राज्य शहरों के लिए था? पर्वतीय राज्य की मांग की थी हम लोगों ने उस समय, और शहादतें हुई थी, सबसे ज्यादा महिलाओं ने जान दी। और कौन थे वो? पहाड़ी राज्यों से आने वाले लोग थे वो, जिन्होंने अपनी जान दी थी रामपुर तिराहे में, जिनकी आज तक बहुतों की तो लाशें भी नहीं मिली हैं। और आज तक हम उत्तराखंड के लोग गाली खा रहे हैं, पहाड़ों के, हमारा उत्तराखंड राज्य गाली खा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मती भी कुमती वेगी, जो यूं सण हटौनी नहीं, अगर नहीं हटौनी बहुत जल्दी, तो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ो जन आंदोलन हुआ, और उसकी जिम्मेवार मोदी जी सरासर हमारे जो अध्यक्षा बैठी हुई है और हमारी जो धामी सरकार है, ये कहीं ना कहीं साफ साफ दोषी उत्तराखंड के लिए, बीजेपी के लिए यही लोग होंगे। और 2027 में अगर इन्हें लगता है कि मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मोदी जी के नाम पे कोई भी वोट नहीं देगा। जय बद्री विशाल, जय परशुराम। अगर क्या कुछ पूछना तो पूछी कर। किसी और का? सीताराम भाई, आपके द्वारा तमाम प्रदर्शन इस केस में किए गए, तमाम पुतले जलाए गए, अब आगे अगर मंत्री जी पे कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारा एक और है कि पूरा उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड में आग लगी हुई है उनके उस जुबान से, प्रेमचंद्र अग्रवाल की जुबान से। और आप उस चीज को देखें ना कि उनके चेहरे पे जरा सा भी सिकन नहीं है। वो गंगा के किनारे जाते हैं, वहां पे बोलते हैं कि मैं भगवान नीलकंठ, कोई विष पीने वाला पैदा हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर। अरे कैसी बयानबाजी कर रहे हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी आप? विष तो हम लोग पी रहे हैं और आप हमें पिला रहे हो। आपकी ऑडियो भी वायरल हुई थी कि जिसमें आप कह रहे हो कि चाहो शराब के नशे में अंदर तोड़फोड़ कर देना, जो मर्जी हो करना, घुस जाना अंदर, मैं उस चीज में देख लूंगा। तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूं प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो क्या आपको इसीलिए बनाए वहां अंदर? एक वो शौकत अली है आपका, वो महिलाओं को, जब वो पार्षद रहा तो वो गर्भवती महिला के पेट में लात मार देता है, उसको तड़ीपार किया जाता है ऋषिकेश से, फिर उसको ऋषिकेश में बुलाया जाता है इस चुनाव में, फिर वो एक महिला के साथ बदतमीजी कर देता है। तो क्यों नहीं उसके ऊपर, जब वो महिलाएं थाने में गई थी, हम लोग भी गए थे वहां और मेरे पत्रकार साथी भी गए थे, तब जाके वो शौकत अली के ऊपर मुकदमा, और हमारे ऊपर वो शौकत अली लिख रहा है मुकदमा दर्ज करने के लिए। पुलिस हम पे दबाव बना रही कि सीताराम जी आप वो वीडियो डिलीट करो उसका। अरे हम क्यों डिलीट करें? हमने कौन सा अपराध कर दिया? और जितने भी हमारे मुसलमान भाई, अगर कोई व्यक्ति, अगर मुसलमान का एक व्यक्ति गलत करता है तो हम व्यक्तिगत उस मुसलमान व्यक्ति को कहते हैं, पूरी कौम को सीताराम गाली नहीं देता है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में पहाड़ियों में भी जयचंद बहुत पैदा हैं। आपके वीडियो के नीचे कमेंट भी आ रही होंगे कि बिरजू मयाल पागल है, जो आंदोलन कर रहा है, सीताराम पागल है, नवल खाली पागल है, या ये हमारे रतुड़ी जी पागल है, या ये लुसन टोडरिया भाई पागल है। इनके ऊपर तो आप लांछन लग रहे हैं कि इन्होंने पैसे खा रखे हैं इनकी समिति ने। एक मिनट रुकना जी, मुख्यालय से बात करें। सर जी, मेरा तंबू तो उड़ने वाला है, धरना स्थल। अब मैं इसमें उड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धरना स्थल एकता विहार से बात कर रहा हूँ। मैंने धरना दिया था गांधी पार्क में, पुलिस ने मेरे को उठा के एकता विहार भेज दिया। 112 पे 112 वालों पर कल भी बात करी थी, देखो रख दिया फोन। बताओ 112 कोई सुनने वाले नहीं है। तो उत्तराखंड की दशा और दिशा ये है हमारी, आप लोग देख सकते हैं। हमारे जितने भी यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथी आ रखे हैं, आप लोग, हमें लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए समर्पित हैं। और उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सहायता के लिए एक दबाएं। वेलकम टू डायल 112। जी देवी जी प्रणाम। हेलो हेलो हेलो
खारजू मयाल की आवाज सुन के काट दिया उन्होंने। दोबारा करेंगे 112 पे, तो फिर दोबारा उठाएंगे दूसरा आदमी। हमारा तो तंबू उठने वाला है, अब मैं किसके घर जाऊं? हमारा तंबू उड़ने वाला है नवल जी, आप देख रहे हैं, सभी पत्रकार यहाँ पर देख रहे हैं। अब थोड़ी देर में ये तंबू उड़ जाएगा, फिर कहाँ सोऊंगा मैं रात में? नींद तो आएगी। अमर अनसनी तो क्या है? हेलो हेलो, देखो अर्जेंट किसी को 112 का भी ये हाल होगा, मुझे पता नहीं था। अब आधी तूफान आने वाली है तो 112 ही कॉल उठाएगी, 112 क्या की करेंगे? सेवाएं हैं हमारी, और भगवान न करे किसी लड़की के साथ अगर कोई दुर्घटना होती कहीं पे, या कोई ऐसी घटना होती, क्योंकि दिन की बात है, सही बात है। और अगर रात की बात होती है तो वो लड़की, तो चाहे लड़की हो या आदमी हो, कहीं पे भी अगर कोई परेशान है, बड़ा सवाल। और 112 की ये हाल है हेलो? हमारी सेवा के। अब फोन लग रहा है, अब उठा ही नहीं रहे। ये देखिए इमरजेंसी नंबर है। इमरजेंसी 112 है, ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं। इमरजेंसी नंबर है। तंबू जरा जो दिखाओ, भाई ने मिलाया, इधर का तो उड़ गया, पूरा निकल गया तंबू अभी उड़ चुका है। तूफान में। दोबारा लगाओ। और हमारा नेट भी उड़ने वाला है अब। आधी तूफान आने वाला है। भाई एक घंटे। जी नमस्कार जी मैम, मैं ये कह रहा था कि मुझे ना कल गांधी पार्क धरना स्थल से उठा के मुझे एकता विहार भेजा गया। हेलो, शमशान घाट में भेजा गया, वहाँ तो तंबू लगा है, तंबू उड़ने वाला है, वो मैं कहाँ जाऊंगा अब? क्या कर रहे हो फिर वो लोग? अरे तंबू उड़ने वाला है कह रहा हूँ मैं यहाँ। तूफान आ रहा है। तूफान आ रहा है, तंबू मेरा उड़ने वाला है, मैं क्या करूँ आप बताइए। हेलो, रख दिया फोन। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन करो। तंबू उड़ने वाला है भाई, 19 कितना? या तो मेरे को पुलिस यहाँ लाती नहीं, अब पुलिस लाई है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ 1905। मेरी आईडी का फेल छोड़ा लिए तो पता छोड़ो हरा ने करा, मैं फंसा मुख्यमंत्री सेवा 1905 की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। शिकायत दर्ज करने के लिए 1 दबाएं। कई देर तक नहीं उठाएंगे। Your call is important to us. नहीं उठाएंगे। All our executives are busy right now. Please hold the line. उनके आर्टिकल Your call is important to us. All our executives are busy right now. Please hold the line. Your caller number 3. Your call will answer shortly. Your caller number 3. Your call will answer shortly. Your caller number 3. Your call will answer shortly. Your caller number 3. Your call will answer shortly. Your caller number 3. Your call will answer shortly. हमारे समस्त कॉलर्स अन्य जन शिकायतों को दर्ज एवं जानकारी प्रदान करने हेतु व्यस्त है। आपको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जल्द संपर्क किया जाएगा। असुविधा के लिए खेद है। खेत भी है और हमारे खेत भी बंदर हो गए हैं। इस समय हमारे सभी प्रतिनिधि अन्य कॉल पर व्यस्त है। यदि आप अपने देखेंगे सब व्यस्त है। किसी को चलिए, कोई बड़ी मतलब बड़ी बात खलीजी में कहना चाहूंगा। बहुत से लोग कहते हैं भाई जी आप कभी कभी अंग्रेजी क्यों झाड़ते हो बीच में। मैं इसीलिए कहता हूँ थोड़ा अंग्रेजी सीख लो। आपने देखा व्हेन वी आर डायलिंग टू पुलिस दे आर आंसरिंग अस इन इंग्लिश। या फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट एजुकेटेड, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। हाउ विल वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द आंसर फ्रॉम दैट साइड? कैसे पता लगेगा हमको? There are no responsible person and मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एंड अदर थिंग्स। जी गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम शिवाजी सर, मैं सिट्रॉयन इंडिया से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? कौन? जीवन दुर्गा पाल जी से हो रही है सर, सिट्रॉयन कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपने कार के लिए इंटर शो किया था C3 एयरपोर्ट। काय का कार्य मेरे, मैं तो आमरण अनशन में बैठा हुआ हूँ। आपको किसने दे दिया नंबर? आप भी आ जाओ थोड़ा सा। श्री फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आपने रजिस्टर किया होगा, देख के उसी के रिगार्डिंग। कहाँ टाइम है मेरे को? आप कौन से देश से बात कर रहे हो? पाकिस्तान से? फोन रखो। सिट्रॉयन के कस्टमर पाकिस्तान से। चलिए, हंसी आ रही है, दुख हो रहा है। मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी, हम भारत के रहने वाले हैं। हमारा जो इस तरह का फोन हम कहीं करते हैं तो उसको हिंदी में आंसर मिले तो बहुत बढ़िया रहता, नहीं तो अब तो पागल हो जाएंगे।
100 नंबर डाले 100 है ना, हिंदी में होना चाहिए जवाब तो। 100 नंबर हाँ, हिंदी में होना चाहिए। नहीं 100 तो जाए 100 नंबर। आज एक जमाना था जब हमारे बच्चे हिंदी और संस्कृत पढ़ते थे तो वो बहुत आगे होते थे और उनको सरकारी जॉब भी मिलती थी। आज जब से वो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रखे हैं ये 2014 के बाद, तब से उनको न तो नौकरी मिल रही है न वो अपनी इंग्लिश में किसी को समझा पा रहे हैं कि मुझे नौकरी कैसे मिले। सही बात है। अच्छा, मैं कभी कभी अंग्रेजी बोलता हूँ, कहीं बोलूँ ना बोलूँ, नहीं तो तुम बोलो मैं पता क्यों बोलता हूँ। हम कहीं अंग्रेजी को देश में चले गए, अंग्रेजी को अवसर आ गया, अब किसी अंग्रेजी नहीं आती, किसी पत्रकार को माना तो थोड़ा बहुत यस नो गो यस से कहा आई एम फाइन एंड यू, अब वो कह रहा है, पहले आई एम फाइन कह रहा है, फिर एंड यू कह रहा है, हाउ आर यू कहना चाहिए था। ये समझ में चलिए, बहुत बड़ी लंबी वार्ता हो चुकी है। आप समाप्त करेंगे थोड़ा। समापन की ओर मैं चाहूंगा कि आप कुछ संदेश देना चाहें। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तमाम जो बिरजू भाई ने भी सीएम हेल्पलाइन पुलिस के नंबर लगाए, आप क्या कहना चाहेंगे इन व्यवस्थाओं को देखकर? बिल्कुल सही सवाल। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बिरजू मयाल पिछले 48 घंटों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जो तमाम विभागों में वो जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा, और कुछ लोग इसको जो है एक मजाकिया अंदाज में भी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि किसी युवा ने कम से कम इतनी पहल तो की और एक हिम्मत तो दिखाई विभाग के भीतर जाने की, अधिकारियों से बातचीत करने की, अपने सवाल रखने की। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बड़ी बात कि बिरजू मयाल, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारी सभी लोगों की बातचीत हुई है, जो मीडिया कर्मियों से की बातचीत हुई है बिरजू मयाल जी से, उनका कहना है कि जो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जब तक इस्तीफा नहीं होता है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का, वो लगातार आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस क्रांति को आगे पहुंचाएंगे और सुदूर धारचूला से लेके नीति, माणा, मलारी, गमसाली तक जितने लोग बैठे हुए हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाएंगे। और जो ये क्रांति कम से कम है उत्तराखंड के भीतर की कार्रवाई होनी चाहिए कि पहाड़ के लोगों को जो अमरादीत भाषा में इस्तेमाल किया गया और उसके बाद कहा गया, तो उसके लिए बिरजू मयाल बैठे हुए हैं। अभी उन्होंने 112 पे और आपके मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो 1905 है उस पे भी उन्होंने कॉल की, लेकिन वहां से कोई भी एक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है और फिलहाल वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे और लगातार ये धरना जो है उनका चलता रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे मीडिया में आगे आप लोग आते रहेंगे वैसे वैसे वो अपडेट आपको करते रहेंगे। जवाब मिलता भी तो इंग्लिश में बताओ, हिंदी में नहीं था। जी बताइए। हाँ सर, सरकारी हेल्पलाइनों की बड़ी बड़ी बात की जाती है, लेकिन अगर इमरजेंसी में अभी हमने देखा जैसे कि कहीं से भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो अभी कोई लड़की या कोई मातृशक्ति अगर कोई खतरे में होती तो तब क्या करते हैं, बिल्कुल क्या जवाब होता है? और ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। सपना बुटोला जी हैं जो कि खुद एक पत्रकार भी हैं और पत्रकार होने के नाते आपका एक बड़ा गंभीर सवाल है ये, और ये बड़े गंभीर सवाल खड़े करता है शासन प्रशासन की उस कार्य प्रणाली पर जो कि वास्तव में बड़े बड़े पोस्टर और होल्डिंग में दिखाई देती है। आपने देखा होगा 1905 के जितने भी विज्ञापन हैं वो आपने बद्रीनाथ से लेके गंगोत्री यमुनोत्री तक देखे हुए हैं। जगह जगह मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का जिक्र उनमें किया हुआ है, लेकिन जब वास्तव में धरातल पर 1905 पर कॉल किया गया तो कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। बार बार जो है लाइन बिजी बता दी जाती है। तो बड़ा अफसोसजनक है कि वास्तव में आपका कहना ठीक है कि दिन में अगर किसी हमारी मातृशक्ति के साथ, किसी महिला, हमारी बेटी बहन के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है और उस दौरान वो यदि इन नंबरों से संपर्क करने की कोशिश करती है और नंबर पर संपर्क नहीं हो पाता तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसको कम से कम दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सिर्फ विज्ञापनों से प्रदेश नहीं चलेगा, कहीं न कहीं जो है ग्राउंड जीरो पर ये चीज होनी भी चाहिए। इसके लिए ये सबसे बड़ी बात रहेगी और बिरजू भाई इसके लिए भी आवाज उठाएंगे। कम से कम जो ये हेल्पलाइन ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। ये तो थी हमारी फायदे की बात है और मैं कहना चाहता हूँ अगर सरकार को बाई चांस कहीं बम करे, बम आपकी सीट की जगह बम रखा हो, कोई अनैतिक गतिविधियां शहर के अंदर हो रही है और भगवान न करे किसी को दिख जाती है और वो आपको कंप्लेन करना चाहती है कि प्लीज कॉल पुलिस, तो कैसे आएगी? बिल्कुल, हाउ विल पुलिस कम? करके आई पुलिस नहीं, बहुत गंभीर है और वही बात बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 1905 सिर्फ जो है सिर्फ दिखावे के लिए ना हो और ग्राउंड जीरो पे उसके कुछ न कुछ काम हो। तमाम नित्य नए पोर्टलों का आज जो है सरकार जो है उद्घाटन करती है, चाहे वो किसानों के फायदे के लिए हो, चाहे वो बेरोजगारों के फायदे के लिए हो, लेकिन हकीकत उनकी कुछ और है। 1095 पे ही नहीं 112 पे उठाई। हाँ, 112 पे भी कोई रिस्पांस नहीं आ पाया और 3 बार 4 बार फोन उठाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ पाया। तो ये बहुत गंभीर सवाल कहीं न कहीं खड़े होते हैं कि जब 112 भी काम नहीं कर पा रहा है और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी काम नहीं कर पा रही है, यानी कि कोई जवाब नहीं आ पा रहा है, तो बहुत बड़े सवाल कहीं न कहीं खड़े होते हैं। भाई जी एक और अंतिम सवाल, क्योंकि यहाँ बैठे बिरजू मयाल जी और इन्होंने कर दिया बवाल। पहले छियाल कहते थे यहाँ की वहाँ, तो ये भी छियाल इधर की उधर कर रहे हैं। हम अच्छी बातें कर रहे हैं। बड़े गौर से मुझे लगता है कि हर
फेसबुक या यूट्यूबर जो पत्रकार हमें कहा जाता है, उनकी मन की ये भड़ास है। बहुत से आज लाखों मिलियंस में जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं और जो वीडियोस क्या बनाते हैं, उत्तराखंड संस्कृति की बात करते हैं, ब्लॉगर हो, यूट्यूबर्स हो, जो भी है, रील्स बनाने वाले खासकर जो रील्स बनाते रियल नहीं दिखाते हैं। और लेकिन आज जब उत्तराखंड की अस्मिता की बात है, पहाड़ को बचाने की बात है, तो उनका कहीं भी जो है कोई एक भी जवाब या ऐसी कोई रील जो काट काट के हमारे चैनल से कम से कम वो डाल सके, आप डालेगा, हम आपको कोई कॉपीराइट दे देने वाले। और जो बेचारे सोशल मीडिया के माध्यम से लगे पड़े, उन पर भी आज दबाने का उनको काम किया जाता है। ये बहुत ही वास्तव में रतुड़ी जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जितने यूट्यूबर हैं जो उत्तराखंड के पहाड़, संस्कृति, वहां की सभ्यता को दिखा करके आज लाखों रुपए कमाने का एक दावा भी कर रहे हैं। चाहे वो जो है वहां के जंगलों को, खेती को, वहां के जो मोल डालने वाले जो कंडे हैं उनको दिखा रहे हैं, दथुली को दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ी को दिखा रहे हैं, तो वो उनको दिखा करके, नथुली को दिखा रहे हैं, उनको दिखा करके कहीं न कहीं एंटरटेन जरूर कर रहे हैं, लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में उत्तराखंड के पहाड़ के लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मनोरंजन के लिए पहाड़ होता तो शायद हजारों साल पहले शंकराचार्य जी यहाँ आकर बड़े बड़े धामों की स्थापना नहीं करते। उन्होंने एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल पूरे उत्तराखंड के भीतर उसी समय दे दिया था, और उनको पता था कि उच्च हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों में रहने वाले ये लोग, इनके पास खाने पीने की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी समस्या है, और ये लोग अपने आप में आचार विचारों से बड़े शुद्ध लोग हैं। क्यों न यहाँ इन पूरे क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में धामों की स्थापना की जाए, और इसीलिए उन्होंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे धामों की स्थापना उत्तराखंड के भीतर की है। तो मैं वही कह रहा हूँ, पहाड़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, पहाड़ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। पहाड़ की एक गंभीरता भी है, वो पहाड़ में दिखाई भी देती है। इसलिए कहते हैं कि पहाड़ कभी भी जो है झुक नहीं सकता, गिर सकता है, पर मतलब यानी पहाड़ को कोई झुका नहीं सकता। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए मैं तमाम जो यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, तमाम तरह के जो सोशल मीडिया चलाने वाले जो लोग हैं, हजारों लाखों लोग जिनको देख रहे हैं, उनसे भी एक तरह से हम लोग निवेदन भी कर सकते हैं, और उनको अपने अंतरात्मा से भी जरूर पूछनी चाहिए ये बात कि आखिर उत्तराखंड के भीतर जब ज्वलंत मुद्दे होते हैं, आखिर वो क्यों उन ज्वलंत मुद्दों पर कोई अपनी बात नहीं रखते। चाहे वो सौरभ जोशी हो, चाहे वो सुदूर बैठी कोई महिला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कि सिर्फ एंटरटेन कोई माध्यम नहीं है। और उत्तराखंड में इस समय सिर्फ मनोरंजन नहीं है, उत्तराखंड के भीतर सिर्फ मनोरंजन को ही साधन नहीं मान लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ की समस्याओं को आप देखिए, यहाँ की जो प्रमुख चीजें हैं उनको भी आप दिखाइए, तो कम से कम उनको दिखाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर और रुसुन टोडरिया जी, यहाँ पर रुसुन टोडरिया जी हैं, जिनके द्वारा एकता विहार धरना स्थल पर कई प्रकार के धरने भी दिए गए, और यहाँ पर कहीं न कहीं आज बिरजू महाराज जी के धरने में पहुंचे हैं। कानून संघर्ष समिति से हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं मिल पाया हूँ, उनका भी बहुत सुंदर सवाल, और आपने मन की बात छीन ली है। बड़े गौर से आप लोग इस सवाल को सुनने का प्रयास करें। आज हम जिस जमीन पे बैठे हैं, इसी जमीन की बात हो रही है भू कानून के अंदर कि अपनी जमीन बिताओ। शायद ये जमीन भी यहाँ पर अगर ना होती तो हम भी यहाँ पे नहीं होते, कहीं फेंका जाता, इसे किराया देना पड़ता। हो सकता है कि हमें कहीं किराए की जमीन पर भू हड़ताल लेकर बैठना पड़ता है, और आप लोग बखूबी जो है इस बात को उठा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे जो भाई हैं बिरजू, ये एक जो उत्तराखंड के युवाओं का आक्रोश है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनको 24 सालों से ठगा गया है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ही समय से बिरजू मयाल संघर्ष कर रहे हैं। बिरजू मयाल भी बड़े लंबे समय से, चाहे ये कोटबाग में, रामनगर में, इन गांव में किसी गुलदार ने किसी गांव वाले को खा दिया, किसी ग्रामीण को खा लिया, उसके बाद वन विभाग के अंदर हंगामा करने की बात हो, चाहे गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है उस पर हंगामा करने की बात हो, या और भी जो मूलभूत जो समस्याएं हैं जो पहाड़ में होती हैं उस पे ऊपर बात उठाने की बात हो। तो आज का ये जो आक्रोश जो ये उबाल में बदल गया है, ये इसलिए उबाल में आया गया है कि बिरजू मयाल पूरे के पूरे जो पहाड़ की जो स्थिति है, जो उत्तराखंड की स्थिति है, उसका जो आक्रोश है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब जाके जब उन्होंने देखा कि अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है, कि अब तो ये हो गया कि हमें जमीनों में भी हमारे साथ लूटपाट हो रही है, हमारे रोजगारों पे भी डाका डाला जा रहा है, हमारे गांव में जंगली जानवर हमारे ग्रामीणों का शिकार कर लेते हैं, और अब स्थिति ये हो गई कि विधानसभाओं के अंदर जिन्होंने पहाड़ की बात करनी थी, जिन्होंने पहाड़ के लोगों के दर्द की बात करनी थी, वो पहाड़ के लोगों पे ही गाली दे रहे हैं। तो अब वो युवा, बिरजू मयाल जैसा युवा जो लगातार देख रहा था, उसको इतना गुस्सा आ गया है कि वो सीधा देहरादून पहुंच के अकेले दम पे दिल्ली चला गया, दिल्ली भी गया, फिर उसका देहरादून आके गांधी पार्क में धरने में बैठ गया, और उसने बोला कि नहीं, कि अब बहुत हो गया, अब मुझे आगे आना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो स्थिति आप ये देखो कि उसके बाद जब धरना स्थल आते हैं तो धरना स्थल की स्थिति हम जिसको बोलते हैं अस्थायी राजधानी देहरादून है, भाई सब मुख्यमंत्री यहाँ बैठा है, आंदोलन से मिले हुए राज्य
के अंदर जो धरने प्रदर्शन हुए, आंदोलन से मिले हुए राज्य के अंदर इस आंदोलन स्थल धरना स्थल की स्थिति ये है कि हमने तो लगातार बेरोजगार संघ का जब धरना चल रहा था तो हम लगातार यहाँ थे, जब बॉबी भाई भी थे लगातार थे, मच्छरों का आतंक था। जब पहले दिन जब ये धरना स्थल शिफ्ट हुआ था आपका घंटाघर से, तो मैं उस रात को आया था और उस रात को ऐसी बारिश हुई थी यहाँ कि पानी यहाँ तक भर दिया गया था। तो ये जो मानव अधिकार का उल्लंघन है, अगर हम कायदे से देखा जाए तो धरना स्थल बना रखा है। आप यहाँ मच्छर से लेके गंदगी तमाम बीमारियों के बाद उत्तराखंड के युवा यहाँ बेरोजगारी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई किसी और मुद्दे के लिए आंदोलन करता है और स्थिति भयानक हो चुकी है। मतलब आंदोलन करने वालों के साथ आप मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। और जो राज्य हमें आंदोलन से मिला, और हम भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति हम बिरजू में की अब इजाजत नहीं है, इजाजत भी नहीं देते और आंदोलन करने के लिए यहाँ गड्ढे में भेज देंगे। यहाँ से कौन से घाट में बोलो ना भाई। कल मैंने इनसे कहा, जब मेरे को पुलिस उठाने आई थी, मैंने कहा कि मुझे कोर्ट का नोटिस दिखाओ कि गांधी पार्क में वर्जित है, तो कोई नोटिस ही नहीं इनके पास। मैंने कहा कोई अधिकारी नोटिस तो लेके आए कि तुम्हारे पास कोई नोटिस है कि यहाँ नहीं बैठना है। आज से पहले किसी ने नहीं मांगा, मुझे पता नहीं, पर मैंने कहा मुझे नोटिस दिखाओ। एक भी अधिकारी नोटिस लाया, जबरदस्ती मुझे पकड़ कर एक उसके चूहे की तरह यहाँ फेंक के चले गए। देखिए किस तरह से मतलब स्थिति ये हो चुकी है कि आंदोलन से मिले हुए राज्य में भी हम आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं और आंदोलन के लिए ऐसे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। वो तो मैं बेरोजगार संघ के और हमारे जो युवा हैं जो लगातार इतने सालों से बैठे हुए हैं यहाँ, ये एक आप लोगों का कर्मठता है जो ये बताती है कि आप आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। पर ये मानव अधिकार का भी उल्लंघन है। आप घंटाघर से आपने शिफ्ट कर दिया आंदोलन करने वाले धरना स्थल को और ऐसे खड्डे में गई कि कहीं आप भू कानून की बात भी करोगे, बेरोजगार में भर्ती घोटाले की बात करोगे। अब प्रेमचंद अग्रवाल, ये तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत और जो हमारी बहनें उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आवाज पहुंचा रहे हो, परंतु आप ईमानदारी से बताइए, यहाँ अगर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की बात अगर बिरजू मयाल जी करेंगे आमना अनशन बैठ के, कैसे शहर तक पहुंचेगी, कैसे प्रदेश तक पहुंचेगी? अगर ये तो मीडिया के लोग हैं जो साथी है जो दिखा दे रहे हैं, वरना तो यहाँ पड़ोस में नहीं पता होगा कि यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर एक व्यक्ति बिरजू मयाल जो रामनगर कोटबाग से आया हुआ है वो आमना अनशन में बैठा है। तो स्थिति जो ये है, बिरजू मयाल ने अपने द्वारा पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। बिरजू मयाल ने अपने द्वारा पूरे पहाड़ के जो पहाड़ विरोधी लोग हैं उनकी पोल खोल दी है। बिरजू मयाल ने अपनी आवाज के द्वारा ये साफ साफ बता दिया है कि कौन पहाड़ के साथ है, कौन पहाड़ के विरोध में। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति बिरजू मयाल जी के साथ खड़ी है, क्योंकि हम बिरजू मयाल जी को आज से नहीं जानते, हम पहले से जानते हैं। जब बिरजू मयाल जी के जब पहले दिन से संघर्ष चल रहा था, हमने लगातार उनके संघर्षों को देखा और आज हम ये भी जानते हैं कि ये बंदा आप कह सकते हैं पागल है। पागल हम भी हैं, क्यों? हम इस राज्य के लिए पागल हैं। वैसे ये व्यक्ति राज्य के लिए पागल हैं, है ना? जो 42 शहीद थे राज्य के लिए पागल थे, जो उत्तराखंड के है ना, और जो नेताओं के लिए पागल है, राज्य के लिए, और जो पहाड़ के लिए पागल है। मैं तो चाहता हूँ उत्तराखंड की पूरी जनता ऐसे पागल बने, तभी जाके इस राज्य का भला होगा, वरना इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। अंत में क्या कहना चाहेंगे बिरजू भाई, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तराखंड की सम्मानित जनता को? मैं यही कहना चाहूंगा कि अब बहुत वक्त बीत चुका है, इस प्रदेश को बने हुए बहुत साल हो चुके हैं और उन क्रांतिकारियों ने एक झंडे के नीचे आकर किन सपनों के लिए प्रदेश बनाया था कि हमें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, हमें सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे कि हमें पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका सपनों का प्रदेश सिर्फ सपनों का बनकर रह गया और उत्तराखंड वासियों को कुछ नहीं मिला। आज इस कदर पलायन बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं, सभी घरों में ताले लग चुके हैं। क्या हम अब भी चुप रहे? तो नौजवान युवाओं को, मातृशक्ति को, सबको जगने की जरूरत है। उत्तराखंड के लिए सड़क में निकलने की जरूरत है। क्या हमें अब यही बात कहनी पड़ेगी लास्ट में कि क्या हम उत्तराखंडियों को एक आंदोलन की जरूरत है? सर आप बताइए, क्या हमें एक आंदोलन की जरूरत है? हाँ, हमें एक आंदोलन की जरूरत है। उत्तराखंड में उत्तराखंडियों के अधिकार वापस लाने के लिए, उत्तराखंड में उत्तराखंडियों को राहत दिलाने के लिए, पहाड़ में पहाड़ियों को राहत दिलाने के लिए एक आंदोलन की जरूरत है। अगर आप देर से आए तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए आपको जल्दी आना पड़ेगा। और आप बिरजू मयाल की तारीफ मत कीजिए, लुसुन टोडरिया की तारीफ मत कीजिए, तमाम पत्रकारों की तारीफ मत कीजिए, समाज सेवकों की तारीफ मत कीजिए। आप आगे आइए, अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए आइए। आपके फैन हैं, आपको अच्छा मानते हैं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप आगे नहीं आएंगे इस उत्तराखंड की स्थिति और खराब होगी। आपको जल्दी जगना पड़ेगा। जिस बच्चे के भविष्य के लिए आप कमा रहे हैं, उसके लिए जी रहे हैं। अगर भविष्य में आज जिस प्रकार प्रकृति को छेड़ा गया है, उत्तराखंड के हिमालय को छेड़ा गया है, आप देखेंगे एक प्रलय के नजदीक खड़े हैं। तो क्या आप जो बच्चे के लिए पैसा कमा रहे हैं भविष्य के लिए, वो बेकार है? प्रलय आएगी तो सब मरेंगे।
तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जाग जाइए उत्तराखंड के प्रति, अपने इस प्रदेश के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति और इस उत्तराखंड को एक मुकाम तक पहुंचाने के प्रति। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत। चलिए बिरजू बयाल, अपना भी रखें ख्याल, बहुत लंबा समय हो गया, आपको आराम की भी बहुत जरूरत है। और मैं बहुगुणा जी, पोल साहब बहुगुणा जी, आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने वो जो वीडियो बनाई जब बिरजू बयाल भाई को वहां से उठा कर लेके आ रहे थे, हमने भी देखा, कई लोगों ने देखा होगा कि बिरजू बयाल को पुलिस की गाड़ी में नहीं बल्कि एक ऑटो में जो आया था लेकर, एक मोटो उद्देश्य को लेकर उसे लेके बिठाकर ऑटो में ले गए। तो उसे देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा, शायद वो वीडियो वहां न बन पाती तो हम नहीं देख पाते। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग जो खबर दिखा रहे हैं, छोटा बड़ा कोई पत्रकार नहीं है, प्लीज आप उन सबको फॉलो कीजिएगा जी, कोई भी हो सबको फॉलो कीजिएगा। आप हमारे साथ में कुछ यहाँ पे बेटियां भी मैं देख रहा हूँ। चाहूंगा आज देखेंगे हमारा धरना चल रहा है और पूर्व में न जाने कितने धरने हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारी कर चुके हैं। इन सब को सिर्फ क्षेत्रीय मीडिया दिखा रही है, राष्ट्रीय मीडिया कहीं न कहीं गायब है। ये बात है। इसका मतलब उत्तराखंड के लोगों को राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों को बाइकआउट करना चाहिए। इनको बाहर का, प्रेमचंद अग्रवाल के साथ साथ राष्ट्रीय मीडिया को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रतिक्रिया का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखिए, कई बार आप लोग अमर्यादित प्रतिक्रिया कर देते हैं, वो मैंने क्यों कहा आप देखिएगा। यहाँ पर चारों वार्ड, थोड़ा घुमाओ भाई साहब कैमरा, ये मुझे दिखा दो, ये देखिएगा आप, ये जो भाई लोग हैं यहाँ पे जो भी है, इन सबको मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई सिर्फ हमारा नहीं, जो अच्छे से काम करे सबके चैनल को फॉलो करें, और जो भी वीडियो आपको लगता है कि सत्य दिखाता है उसकी वीडियो आप बेशक शेयर करें, लेकिन कमेंट आप जो है प्रतिक्रिया जो आप देते हैं उसे सोच समझ कर दें, क्योंकि कई बार आपकी जो प्रतिक्रिया है वो विवादित हो जाती है और फिर हमें वीडियो हटानी पड़ जाती है। हमारा मकसद टीआरपी बढ़ाना नहीं, बल्कि हमारा मकसद है अपने उत्तराखंड को बचाना। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? ये देखिए, ये पत्रकार भी किसी की बहू भी है, ये आप अब बहू जो कागज लेकर आ रही है पत्रकार बन गई है, बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या खोल दिया? इसको भी ऐसे लोग सपोर्ट, क्या नाम आप चैनल का? उत्तराखंड की बात, उत्तराखंड की बात सपना के साथ, सपना के साथ, बहुत बढ़िया। ये देखिए और भी यहाँ पर है। आपके चैनल का नाम क्या है? मैं सबका प्रचार क्यों कर रहा हूँ कि आप लोग जो दिखा रहे हैं, है ना, बहू है आप किसी की, तुम्हारी ना घास काट रहे हैं, कम से पत्रकार से बड़ी जाली कम से कम, है ना, एक और बाइजम के लिए बढ़िया है। बोलिए क्या तुम्हारा चैनल नाम? उत्तराखंड संवाद, उत्तराखंड वही बर्बाद, ठीक है, लेकिन तुम लोग लगा रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये हमारे देखिए, हमारे रुडोलॉजी गढ़वाल संदेश है ना, हर जगह कलेश, मैं क्यों कह रहा हूँ। और भाई साहब बहुत से लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश तुम्हारे फॉलोवर खा जाएगा, मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कि कोई अगर मेरी नकल कर रहा है भाई साहब। नहीं तुम्हें इनको मत देखना भाई साहब। ये देखो, ये भाई जी हमारे बड़े कैमरा वाले भाई जी, आपको शुभ नाम क्या है? अमित सिंह। अमित सिंह जी, बहुत बड़े चैनल का नाम वाइस फॉक्स मीडिया। वाइस फॉक्स मीडिया, बहुत बढ़िया भाई, लोमड़ी वाला है, चालाकी वाला, बहुत बढ़िया। भाई जी आपको शुभ नाम क्या है? मैं रविंद्र आनंद जी। चलिए बहुत बढ़िया। और सबसे तो बात करूंगा जी, तो बड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन चलिए मैं सबका प्रचार इसलिए कर रहा हूँ। और एक बात और मैं आपको फाइनली यहाँ से कहना चाहूंगा कि थोड़ा कैमरा किसी को पकड़ाऊंगा भाई जी। हाँ, ये हमारे शाह जी, उत्तराखंड भारत। हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग थे जो ने बोली, उत्तराखंड का बहुत से लोग मैं देखने लगे, और हमने आपसे कल कहा था हम लोग जाएंगे जहाँ पे बिरजू मयाल को उठा के लेके गए हैं, और फॉलो कर दिया, कर दो। पुलिस अगर उसके साथ या हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी अगर कुछ जाते बिरजू मयाल के साथ करते तो हम लोग खड़े, क्योंकि बिरजू मयाल भी हमारी तरह आवाज उठाने, आप की तरह आवाज उठाने, एक उत्तराखंड आवाना निधर वेगा पेट के पीड़ा ये उठी, ठीक, कि वो अपना सब घर बार छोड़ी था या खा बैठी। सही बात है ना, क्या एक अकेला बिरजू मयालों को ठेका लेनी या पत्रकारों को ठेका लेनी या सीताराम को ठेका लेनी, आखिर वे भी तो कुछ पीड़ा बोले ना उत्तराखंड की। तब जैसा वो एक धरना पर आ बैठी हूँ, वैन जब कुछ भ्रष्टाधिकारी देखे वाला, भ्रष्ट नेता देखे वाला, मैं तो आपका चैनल माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि जो धामी जी और मोदी जी उत्तराखंड में 40% कमीशन खोरी को जो धंधा चलना लगे, गाँव मजी ब्लॉक स्तर पर है ना, प्रधानों में कोई काम जान दो, विधायक नहीं दे कोई काम जान दो, तो सीधा 40% सीधा वही ब्लॉक में चल जान। और ये सब भी जान दन, जो क्षेत्रों को मंत्री है वही भी जान दो, चाहे वो मंत्री मेरे रिश्तेदार है, इन वक्त ऑप्शन गवर्नमेंट तनख्वाह देंदी, अगर
40% सीधा वो की चल चलो तो क्षेत्र में कभी काम गाँव को भेजा लो। चलो आप सबको बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये लिख दान की भाई एंटरटेनमेंट, तो वास्तव में जो खाली एंटरटेन के खातिर हमारू चैनल देख दू, वो अगर ब्लॉग भी करना चाहो तो हम तक कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे लोगों में तो अभी लिखी हुई है कि तुम शराब प्रदान, तो भाई मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन कौन सा नशा करता हूँ, समाज का, वो वाला नहीं। और ये एकता बिहार है जहाँ पर बेरोजगार संघ के बॉबी पवार ने अपने साथियों के साथ, युवाओं के साथ यहाँ लड़ाई लड़ी, उन्हें भी ऐसी पटका गया था, लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हो कितना प्यारा रिजल्ट आ रहा है। बहुत से गरीब के बच्चे अब सरकारी नौकरी लग पा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहे पुनः गांव की ओर। खबरों के लिए खबरें बहुत है, लेकिन असर जिस प्रकार होना चाहिए था वो नहीं है। फिलहाल आज का मुद्दा क्या रहा आपने सुना और देखा। 750 लोग आपको स्ट्राइक करते खाली थोड़ा पकड़ यार भाई, थोड़ा खाली जी, मेरा बड़ा मन कर रहा है। आज नहीं छोड़ देना। आज नहीं, मैं आप देख रहे हो पार्टी में वो नमन खली आवे बजा दी खलबली तो हाँ ये भली भली लाइव चल रहा है। हाँ मैं लाइव चल रही, हम बिना में लाइव हम देख छी ना ये नहीं कह रहा मुकड़ी एक बहुत हुई आज ना मेरे पास तो है, मैंने सीट पर फाइनली क्या बोल। पहले हमारे भाई लुसन भाई बोलेंगे और लुसन भाई जब मैं खुद ही पूछूंगा कि वास्तव में चलिए आप ही चलो 2-3 मिनट भाई जो वास्तव में इस वक्त जो आंदोलन पूरे प्रदेश के भीतर चल रहा है, अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ढीठ बनी हुई, क्या कहें? देखिए ये तो बेशर्मी की प्रकाष्ठा है कि एक व्यक्ति के ऊपर इतने प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके खिलाफ, उसकी टिप्पणी के विरोध में पूरा उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और उसके बाद भी इस्तीफे की बात होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये बयान देते हैं कि कोई अगर ऐसा कुछ करेगा जिससे लोगों के बीच में बंटवारा होगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनका साफ साफ इशारा ये था कि जो लोग पहाड़ की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो मूल निवासियों की बात कर रहे हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि बीजेपी की दबंगई, बीजेपी की दबंगई है, बीजेपी की बेशर्मी है। और बीजेपी अगर एक पहाड़ विरोधी लोगों का एक वो बन गया है, एक ठिकाना बन गया है, गुट बन गया है। आप ये लगाइए कि रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी में बैठ के कैसे वो, जब बुटोला जी वहाँ पहाड़ की बात कर रहे थे, पहाड़ भूपेंद्र अग्रवाल के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, तो कैसे बोल रहे थे कि आप नीचे बैठो, नीचे बैठो। मतलब आप लगाइए जो पहाड़ के हित की बात कर रहा है, आप उससे इतना चिढ़ रहे हो। प्रेमचंद अग्रवाल ने जब गाली दी तो आप उनको उस समय क्यों नहीं बोला कि क्या बोल दिया आपने? तो ये पूरी जमात बन चुकी है पहाड़ विरोधियों के अंदर। महेंद्र भट्ट बयान देते हैं कि बुकानून मूल निवास के लोगों की दुकान हमने बंद कर दी जो वो पैसा कमा रहे थे। महेंद्र भट्ट जी आप बताइए, सब कुछ आप पे है, सरकार आप पे है, संसाधन आप पे है, सारी जांच एजेंसी आप पे है। आप 1 रुपए का भी अगर गोलमोल दिखा देंगे, हम जानते हैं ना किस तरह से चंपावत का व्यक्ति गैरसैंण की रैलियों में आ रहा था। खाना पैसे नहीं था, बात करें यार तुम क्या वालों ने पैसे लिए हैं या भूमाफियाओं से इन्होंने पैसे लिए? अब ये बड़े भूमाफिया से इन्होंने पैसे लिए हैं कि इतना कमजोर भूकानून बना दे, तो बात तो यही है ना उठ रही। तो इस तरह से नवल भाई, ये सबके, आप लोग पत्रकार हैं, हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, सब देख रही है जनता, और हमने ये देखा है किस तरह से कमजोर भूकानून हमारे माथे पे लटका दिया है। और वो बिरजू मयाल जैसे युवा बेचारे अपना घर बार छोड़ के क्यों करने जरूरत पड़ रही है उन आंदोलन करने की, तो हमें ये समझना होगा। नवल भाई सर, नवल भाई थोड़ा नए चुए, नए जन तो नए स्वेटर में शुक्रिया तुम नए चुए लगा। आप सुनिए एक सेकंड, आप लोग कह रहे होंगे कि हंसे, एक बहुत बड़ा शब्द मैं हमेशा दोहराता हूँ कि आपका हंसना ही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी मुसीबत है। आपका हंसना ही आपके मुसीबत की, आपके दुश्मन की सबसे बड़ी मुसीबत। हंस दे रहा और यहाँ खातर मैं बिरजू में आज भी हंस दे रहूं मित्र भाई साहब, कब को मर डालो आदिम। बिल्कुल। और रतूड़ी जी, इससे पहले जितने आंदोलन हुए लोग खूब चिल्लाए, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन हो, उसके बाद उत्तराखंड भी मिला हालांकि, लेकिन उत्तराखंड मिलने के बाद जितने आंदोलन हुए वो कभी भी अपनी मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब नए जो आंदोलनकारी हैं
वो आंदोलन के साथ साथ हंस भी रहे हैं। भाई आप पत्रकारिता कर रहे हैं, गंभीर मुद्दे भी उठा रहे हैं, कई बार नेता फंस भी रहे हैं, नेता फंस भी रहे हैं। तो ये हंस रहे हैं, नेता फंस रहे हैं। और ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं कि जो है इसके बाद, क्योंकि जब नेता देख रहे हैं कि भाई ये जो है हंसते हंसते आंदोलन कर रहे हैं साहब, जैसे भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी खाई थी, और बिल्कुल हंसते हंसते वैसे ही जो है इस वक्त पूरे उत्तराखंड में ये आंदोलन भी चल रहे हैं। और इस आंदोलन की जो लौ है, जो इसकी मसाल है, वो नीति माणा मलारी गमसाली से लेकर और तमाम धारचूला के क्षेत्र और जौनसार भाबर तक जानी चाहिए। ये जो है तब तक जो है ये आग नहीं बुझनी चाहिए वास्तव में, जब तक कि उत्तराखंड के जो हक हकूक हैं, जिसके लिए हम बार बार कह रहे हैं, जल जंगल जमीन की लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई, तो उस लड़ाई को जिंदा रखना है रतुड़ी जी। और आप जैसे जो पत्रकार हैं जो कि पहाड़ों की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और तमाम जगह जाके लोगों की सुध बुध लेते हैं, तो उसके लिए आप भी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत आपका जो है आभार भी है, धन्यवाद। तो फिलहाल भाई साल भर खातिर सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बंद करा। अब बढ़िया बढ़िया देखा हमारे पहाड़ बचलू तो हम मसला खेती बाड़ी कर ला, जब पहाड़ खिसक जाला, पहाड़ जंगल डाल कटे जाला, पानी सूख जालू, तब हम कक जोला यहाँ के बोल पुनः गाँव की ओर और बीच पुनः गाँव की ओर कि अब उत्तराखंडियों ने अपना हक देना खातर लगेली खूब बड़ो जोर। धन्यवाद आपको, आप भी यहाँ पे आए, बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम क्या आपको? अमित परमार। परमार जी बहुत बढ़िया, ठाकुर साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे तुम्हारा गाँव? हमारा गांव टेरी, मगर मैं राज्य आंदोलनकारी हैं हम लोग। अच्छा। आंदोलनकारी परिषद समूह, तो भाई को समर्थन देने के लिए आए हैं। हमें पता चला कि बहुत जितने लोग आए, और अंत में ये कहूँगा बिल्कुल कि यहाँ पे चाहते हैं कि एक राज्य में पुनः आंदोलन फिर से हो। कल मेजर भंडारी जी के साथ थे हम, जब आप ले रहे थे संतोष भंडारी जी के साथ, तो वो भी नाराजगी व्यक्त कर रही थी, लोगों को सड़कों में हम लोगों को भी आना पड़ रहा है। वो आ रहा है क्योंकि नीतियां सही नहीं बनी उत्तराखंड में। मतलब लग रहा है कुछ उबाल आएगी, मतलब उबाल आएगा। वो ये नीति माणा से लेकर के सब जगह पिथौरागढ़ तक पूरे पहाड़ में जब तक उबाल आएगा अपने हक हकूकों के लिए। और मैं आपको भाई साहब एक चीज और बोल देता हूँ कि अब अगर हमें अपने हक हकूक नहीं मिले, अब इसका एक ही समाधान है। देखिए हमारी मांग है मूल निवास 1950 और भू कानून हिमाचल की तरफ पे धारा 371, ये वाला आंदोलन नहीं, ये वाला भू कानून नहीं जो धामी जी ने हमें दे दिया। ये ना नगर पंचायतों में लागू है, ना नगर पालिका में लागू है, ना नगर निगमों में लागू है, ना हमारे उधम सिंह नगर जिले में लागू है, ना हरिद्वार जिले में लागू है। तो हम बेकाबू है, ये सब बेकाबू है, बेवकूफ बनाया गया है। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, कभी पुस्तक मिलेंगे। एक बड़ा अपडेट भी है, बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि जो ये आंदोलन चल रहा है मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ, उसको लेकर जो महेंद्र भट्ट हैं, जिला जो आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो एक बड़ा अपडेट उनकी तरफ से सुनिए। मेरी बातचीत हो चुकी है, केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा, केंद्र को इस प्रकार से निर्णय करने होते हैं। यानी कि महेंद्र भट्ट जी जो हैं इस पर अपनी बात लिख के दे चुके हैं केंद्रीय संगठन को कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में, और अब यानी कि जो केंद्रीय संगठन है उसको इस पर निर्णय करना है कि उनको हटाना है, रखना है, क्या कुछ करना है। तो जो उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका अभी ताजा बयान है कि अभी उनका कहना है कि भाई हम तो अपनी तरफ से लिख के दे चुके हैं और बाकी केंद्र को अभी फैसला करना है। तो ये ताकत है कम से कम आप लोगों की, जितने लोग अभी देख रहे हैं। फाइनली थोड़ा कैमरा ढंग से पकड़िएगा, बल्कि ना तुम पढ़ा ध्यान से। वो है कि इस मिट्टी से तिलक करो तुम, धरती है बलिदान की, लेकिन मैं कहता हूँ इस मिट्टी से तिलक करो तुम, इस मिट्टी से तिलक करो तुम, धरती है शमशान की, इस मिट्टी से तिलक करो तुम, धरती है शमशान की। और भाई साहब यहाँ से बेरोजगार संघ के युवा जो बॉबी पवार की लड़ाई लड़ी है, आज बिरजू महल यहाँ पे तब सुरक्षित है, यहाँ तब बैठा हो और हम भी तब आए ये नहीं कि यहाँ पर 5 भाई साहब आप लोग यहाँ पे कुछ लोग जो बहुत पहले से बैठे हैं हड़ताल पे, कहाँ है वो लोग, कब से बैठे भाई जी? 14 सितंबर 2024 14 सितंबर 2024 से यहाँ कुछ युवा बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे ये नहीं बैठे होते भाई साहब तो शायद बिरजू महल को यहाँ जब पटका गया था तो अकेला बेचारा कैसे रह पाता हो, ये बड़ा सवाल है। तो ये जो मुझे लगता है एकता बिहार है, इसका नाम ठीक अच्छा करा सरकार ने कि इनको फेंका एकता बिहार कि पहले एक हो जाओ और फिर हमारे पास आओ। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो है ना गीत
इस मिट्टी से तिलक करो तुम धरती है बलिदान की। लेकिन मैं कहता हूँ इस मिट्टी से तिलक करो तुम धरती है शमशान की। और शमशान से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। शमशान क्यों बोल रहा हूँ, पहले यहाँ बच्चों के जब मर जाते उनको दफनाया जाता था, उनको दबाया जाता था, लेकिन आज यहाँ पे युवाओं के सपनों को दबाया जा रहा है। भाई साहब कब से आप बैठे यहाँ पे, सच्चे में बोलेगा? हमें 2 साल हो गए यहाँ पे। 2 साल से भाई साहब देखेगा, ये क्या यार, जो 2 साल हो गए हमें। और हमने जितने भी युवाओं की आवाज है भ्रष्टाचार से लेकर जितनी भी आज तक भर्तियां हुई है, आज तक जितनी भर्तियां हुई उत्तराखंड में, उसके लिए हमने आंदोलन किए हैं। कई बार हमने इस्तीफे को मांग भी की है मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच को लेकर, लेकिन आज तक हमारी कोई मांग नहीं सुनी गई है, कोई सुनने वाला और ना सुनने वाला है। फिर हमने यहाँ पर अनशन भी किए हैं कई बार। युवाओं का भी 2 साल एज को लेकर हमने भी यहाँ पर अनशन किए थे। 13 दिनों का राम भाई ने किया था। और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर हम उठाते रहते हैं बीच बीच में। और बाकी जो है बिरजू भाई है, हम उनके साथ भी खड़े हैं। जो प्रेमचंद अग्रवाल ने जो गाली दी है पहाड़ियों के लिए, उससे साथ जो अनशन पे बैठे हैं बिरजू महल जी, उनके साथ हम खड़े हैं। और आगे भी जो भी उत्तराखंड के लिए लड़ेगा उसके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर हम चलिए फिर से एक बार आप हम लोग आएंगे, दिखाएंगे आपको अभी। लेकिन मैं आपको वास्तव में सतर्क करना चाहूंगा कि ये युवा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये तो हमारे लिए शमशान नहीं है, तो बल्कि हमारे बड़ा एक पवित्र मंदिर है जहाँ पे शक्ति मिलती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा ये वीडियो हो चुका है, लेकिन 3-3 घंटे की आप फिल्म देखते हैं भाई साहब, हम लोग देखते हैं, हम बर्बाद हो जाते। अगर आपने ये लंबा सा वीडियो देख लिया तो इसमें एक नहीं कई पत्रकारों की, कई विचारों की ये गोष्ठी थी। और तब जाके बिरजू मियाल, जिसको गांव में छियाल कहता था, कोई बवाल कहता होगा, कोई पागल कहता हो, लेकिन इतिहास यदि बदला है तो वो बदला है पागलों ने। धन्यवाद, जय हिंद। देखो मेरा परशुराम वाला भी आप देखिएगा। जय भारत, जय भद्रशाली भाई, मैं जय देवभूमि उत्तराखंड। ये क्या बोली, मेरे तो हमारी बेटी के बराबर है। ये करिए सबको फॉलो। मैं तो कह जितने भी सोशल मीडिया पे भाई ज्यादा देखे भाई जी, आप खाली गढ़वाली बोल के नहीं, आप इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। नहीं, सुनो मैं बताता हूँ, आप इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। अभी जब हमने पुलिस की सहायता के लिए फोन किया तो फोन पे इंग्लिश में बात होती, जवाब मिलता है। आप जिसे अंग्रेजी नहीं आती होगी पागल बन जाएगा। वो तो बोले व्हाट दिस नो गो, अगर जाके सो है ना। अब बिरजू भाई उसको फोन आता है कि भाई कार चाहिए, बोले कार चाहिए, कार कहाँ लौट देना।